बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। बच्चों क्या हाल चाल है आप लोगों के? ठीक ठाक है। अच्छा बच्चों, आज जो है वो हम अपना वही सीवीपी एनालिसिस का एक और क्वेश्चन जो है वो आप लोगों के सामने एक मज़ेदार क्वेश्चन जो है वो लेकर आया हूँ। इसमें हमारे काफ़ी सारे कंसेप्ट जो हैं वो क्लियर होंगे। सीवीपी एनालिसिस से रिलेट कर रहा है, लेकिन इसमें हम ब्रेक इवन वगैरह ये सारी चीज़ें तो नहीं देखेंगे, लेकिन बहुत ही कुछ मज़ेदार सा क्वेश्चन है। तो चलिए चलते हैं इस क्वेश्चन की तरफ। इस क्वेश्चन को देखते हैं, समझने की कोशिश कीजिएगा कि इस क्वेश्चन में आपको क्या बताया जा रहा है। ठीक है, अब देखें इस क्वेश्चन को मैं रीड कर रहा हूँ। वन वे लिमिटेड इज इंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग एंड सेल्स ऑफ सॉक्स। ठीक है, कोई वन वे लिमिटेड कंपनी है और वो मैन्युफैक्चरिंग कर रही है। द सेल प्राइस ऑफ अ कंपनी आर मोस्टली टू यूएसए एंड यूरोपियन कंट्रीज। अच्छा, सेल जो है वो कर रही है, नॉर्मली ये जो कंपनी कर रही है यूएसए और यूरोपियन कंट्रीज को कर रही है। At the end of the first quarter, the result of operations of the company are as follows. अब रिजल्ट्स आपको बताए जा रहे हैं कंपनी के, जो उसने उस क्वार्टर के अंदर फर्स्ट क्वार्टर में जो रिजल्ट आए हैं कंपनी के, वो ये है कि सेल्स आपको बता रहे हैं कि 40 पर यूनिट जो है वो सेल कर रहे हैं, और टोटल जो ओवरऑल इनकी सेल हुई है वो हुई है 53 लाख की। उसके बाद मटेरियल बता रहे हैं आपको 19,87,500। वेजेस आपको बताई जा रही है 7,95,000। वेरिएबल ओवरहेड्स आपको बताए जा रहे हैं 3,97,500। और फिक्स ओवरहेड कॉस्ट आपको बताई जा रही है 8,48,000। ठीक है। अच्छा, अब यहाँ पर देख लो, पहले तो मैंने आपको कहा था कि यहाँ पर आप यहाँ पर डिवाइड कर दोगे दो कैटेगरीज के अंदर, अपनी कॉस्ट को, फिक्स कॉस्ट को अलग कर दोगे और वेरिएबल कॉस्ट को आप अलग कर दोगे। तो पहले तो आपने ये आइडेंटिफाई करना है कि आपकी यहाँ पर फिक्स कॉस्ट कौन सी है और आपकी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है। तो मटेरियल वेजेस, वेरिएबल ओवरहेड तो उसके साथ तो वेरिएबल लगा हुआ है। तो इसका मतलब ये जो तीन कॉस्ट है हमारे पास, मटेरियल की, वेजेस की और वेरिएबल ओवरहेड की, ये तीन कॉस्ट जो है वो हमारे पास किस में आएंगी? वेरिएबल कॉस्ट में आएंगी। और एक फिक्स ओवरहेड कॉस्ट उन्होंने आपको दे दी है 8,48,000। ठीक है, पहली बात तो ये हो गई कि आपने यहाँ पर डिवाइड कर दिया कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कौन सी है और हमारी फिक्स कॉस्ट कौन सी है। फिर दूसरी बात जो मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि हमेशा याद रखिएगा, इस क्वेश्चन के अंदर आसान रहेगा आप लोगों को। आगे आपका पूरा का पूरा ब्रेक इवन एनालिसिस हो गया, सीवीपी एनालिसिस हो गया, ये आपका हमेशा याद रखिएगा। एक बात मेरी हमारे टीचर ने हमें बताई थी और वो हमें आगे चल के बहुत ज्यादा काम आई। वो ये बात थी कि बेटा मेरे बच्चों, आप कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, कहीं पर भी हो, अपनी वेरिएबल कॉस्ट को टोटल में कभी भी मत शो करना। अपनी वेरिएबल कॉस्ट को कोशिश ये करो कि अगर वो आपको एब्सोल्यूट अमाउंट में दी गई है, उस वेरिएबल कॉस्ट को आप पर यूनिट में चेंज कर दो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। और जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, वो हमेशा एब्सोल्यूट फॉर्म में होनी चाहिए, यानी कि टोटल फॉर्म में होनी चाहिए। अगर वो पर यूनिट दे भी रहे हैं तो आपने उसको कोशिश ये करना है कि इसको तो हम पहले एब्सोल्यूट फॉर्म में लेकर आएंगे, और जो वेरिएबल कॉस्ट अगर आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में दी जा रही है तो उसको कोशिश करना है कि आपने उसको पर यूनिट फॉर्म में लेकर आना है। जैसे कि अब यहाँ पर हमें इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट जो है वो किस फॉर्म में दी है? वो हमें जो है वो एब्सोल्यूट फॉर्म में दी है वेरिएबल कॉस्ट। ठीक है, जैसे मटेरियल 19,87,500 है, वेजेस आपको 7,95,000 दी गई है, इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 3,97,500। तो कोशिश ये करो कि आप इसको पर यूनिट में शिफ्ट कर लो, कन्वर्ट कर लो, क्वेश्चन बहुत आसान हो जाता है। अच्छा, फिर और फिक्स ओवरहेड को आपने नहीं करना क्योंकि ऑलरेडी आपको एब्सोल्यूट फॉर्म में दी। तो फिक्स ओवरहेड मैं लिख भी देता हूँ, याद में आपको हमेशा याद रखना, वेरिएबल को आप हमेशा कन्वर्ट करेंगे, वेरिएबल शुड बी इन पर यूनिट और इन केजी, पर केजी, और इन मतलब कि आपने इसको पर यूनिट पर केजी में कन्वर्ट करना है। और जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, फिक्स कॉस्ट शुड बी इन एब्सोल्यूट फॉर्म। फिक्स कॉस्ट को आपने हमेशा अपने एब्सोल्यूट फॉर्म में रखना।
अच्छा, फिर उसके बाद तो मतलब मैं अभी आगे क्वेश्चन को नहीं पढ़ रहा, मैं पहले ही जो ये मैंने आपको बात बताई है, तो मैं पहले ही इसको कोशिश करता हूँ कि इसको मैं कन्वर्ट कर लूँ। जो हमें इन्होंने बताया था कि भाई आपकी जो सेलिंग प्राइस जो है वो देख लेते हैं, सेलिंग प्राइस हमारी कितनी है। सेलिंग प्राइस जो है वो पर यूनिट इन्होंने दी है हमें, वो दी है, कितनी दी है, 40। अच्छा, इसके अलावा जो हमारा मटेरियल है या वेजेस है और वेरिएबल ओवरहेड है, ये उन्होंने हमें पर यूनिट में नहीं दिया। तो पहले मैं ये करता हूँ कि नंबर ऑफ यूनिट्स मैंने कितने सेल किए, फिर अगर वो निकाल लेता हूँ तो मेरा मटेरियल, वेजेस और वेरिएबल ओवरहेड पर यूनिट में आ सकता है इजीली। तो पहले मैं करता हूँ कि सेल्स वॉल्यूम निकाल लेता हूँ कि मेरा सेल्स वॉल्यूम क्या है, टोटल मैंने कितने नंबर ऑफ यूनिट जो है वो सेल्स किए, सेल्स वॉल्यूम। ठीक है, रटना नहीं है, समझने की कोशिश करनी है आप। अब टोटल जो हमारी सेल है वो है 53 लाख की। इसको अगर हम डिवाइड करवा देते हैं कि एक यूनिट जो है वो हम 40 रुपीज का सेल कर रहे हैं, तो जो हमारे सेल्स वॉल्यूम आ जाएगा वो आ जाएगा 1,32,500। ये हमारा सेल्स वॉल्यूम आ गया, कि हमने टोटल इतने यूनिट्स जो है वो सेल किए। अब हम अपनी वेरिएबल कॉस्ट को शिफ्ट कर सकते हैं किसके अंदर, पर यूनिट के अंदर इजीली। जैसे हमारा मटेरियल है, मटेरियल जो टोटल है वो है 19,87,500। ठीक है, मटेरियल, इसको डिवाइड करवा दो कितने नंबर ऑफ यूनिट्स आपने सेल्स किए, 132500 से। तो आपके पास जो मटेरियल आ जाएगा वो आ जाएगा पर यूनिट में 15 पर यूनिट। तो उसके बाद ऐसे ही अगर हम वेजेस की बात करते हैं, तो वेजेस जो है वो हमारी टोटल जो है वो 7,95,000 है। नंबर ऑफ यूनिट जो है 132500 है। इसको अगर हम डिवाइड करवा देते तो वेजेस पर यूनिट जो है वो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा पर यूनिट। और ये यूनिट लाजमी मेंशन किया करें, आपके लिए क्वेश्चन में आसानी होती है बहुत ज्यादा आगे चल के। तो इसको भी आदत बना लीजिए कि पर यूनिट आपने लाजमी जो है वो लाजमी लाजमी अपने साथ जो है वो लिखना है। पर यूनिट हो, पर आर हो, पर केजी हो, जो भी हो आपने उसको लाजमी सामने मेंशन करना है। इसके अलावा वेरिएबल ओवरहेड। अच्छा, वेरिएबल ओवरहेड जो है वो ओवरऑल जो है वो 3,97,500 एंड डिवाइडेड बाय 132500। तो हमारे पास जो वेरिएबल आ जाएगी वो आ जाएगी 3 पर यूनिट। और अगर हम टोटल अपनी वेरिएबल कॉस्ट की बात करते हैं, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट जो है वो आ जाएगी 24। ठीक है, देखो मैंने आगे क्वेश्चन को अभी नहीं पढ़ा, मैंने सबसे पहले शिफ्ट कर लिया अपनी वेरिएबल जो मेरी कॉस्ट थी उसको अपने पर यूनिट के अंदर जो है वो क्या कर लिया, शिफ्ट कर लिया। ठीक है, तो हमेशा याद रखिएगा, आपने 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 लाजमी क्वेश्चन जैसे ही पढ़ो, अगर आपको वेरिएबल फॉर्म, वेरिएबल कॉस्ट एब्सोल्यूट फॉर्म में दी जा रही है, तो आपकी कोशिश ही होनी चाहिए कि आपने उसको शिफ्ट कर देना है, किस में शिफ्ट कर देना है, पर यूनिट की फॉर्म में। ठीक है, फिर उसके बाद फिक्स कॉस्ट है। फिक्स कॉस्ट तो हम जो है उसको तो एज इट इज लिखेंगे, उसको नहीं छेड़ेंगे। फिक्स कॉस्ट यहाँ पे लिख देते हैं कि जो हमें फिक्स कॉस्ट दी जा रही है वो दी जा रही है, कितनी दी जा रही है, 8,48,000। ये हमारी टोटल क्या है, फिक्स कॉस्ट। फिर आगे कह रहे हैं द फैक्ट्री वॉज वर्किंग एट 40% कैपेसिटी इन द फर्स्ट क्वार्टर। अच्छा, अब ये इन्होंने एक और बात की है, वो क्या बात की है कि फैक्ट्री ने जो काम किया है वो 40% कैपेसिटी के अंदर काम किया है। ठीक है, मतलब जो अपनी अब फैक्ट्री जो है वो अभी चल रही है वो 40% अपनी कैपेसिटी जो है वो यूज कर रही है। बाकी जो उनका 60% जो है वो उसको यूज नहीं कर रही, मतलब वो आइडल में जा रहा है इनका। मैनेजमेंट ऑफ द कंपनी हैज एस्टिमेटेड दैट द क्वांटिटी सोल्ड शुड बी डबल नेक्स्ट क्वार्टर।
इफ द सेलिंग प्राइस वॉज रिड्यूस्ड बाय 15%। अच्छा, अब इनकी जो मैनेजमेंट है वो ये सोच रही है कि अगर नेक्स्ट क्वार्टर हम अपनी सेलिंग प्राइस को 15% से रिड्यूस कर देते हैं, यानी कि कम कर लेते हैं, तो हमारी सेल्स जो हैं वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। मतलब अगर अगर सेल्स वॉल्यूम की बात हो रही है यहाँ पे, ये हमारी नंबर ऑफ यूनिट्स की बात हो रही है, कि हमारी सेल्स जो है वो क्या हो जाएंगी, डबल हो जाएंगी। अगर हम अपनी सेल प्राइस को, जो अभी जो सेल प्राइस हमारी 40 रुपीज पर यूनिट चल रही है, अगर इसको हम 15% से गिरा देते, तो हमारा जो सेल्स वॉल्यूम हो जाएगा वो डबल हो जाएगा। जैसे कि अभी जो हमारा सेल्स वॉल्यूम है, विच इज 1,32,500, ये हमारा सेल्स वॉल्यूम है, अभी हमने निकाला है। अगर 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 हम क्या करें, हम ये करें कि अपनी सेल प्राइस को कम कर देते 15% से, तो हमारा सेल वॉल्यूम जो है वो डबल हो जाएगा। और फिर आगे कह रहे हैं द वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट विल रिमेन द सेम। वेरिएबल कॉस्ट जो है वो चेंज नहीं होगी, वो सेम रहेगी। ठीक है, जो अभी 24 है अगर पर यूनिट, तो तब भी कितनी रहेगी, 24 रहेगी। बट सर्टेन एडमिनिस्ट्रेटिव चेंजेस to cope with the additional volume of work would increase the fixed overhead by rupees 75,000। लेकिन कह रहे हैं कि हमें अपनी फिक्स कॉस्ट जो है वो थोड़ा सा इंक्रीज करना पड़ेगी 75,000 से। अच्छा, ये अब मैनेजमेंट ने एक प्रपोजल दिया है, अगर आप रिक्वायर्ड देखो, एवल्यूट द मैनेजमेंट प्रपोजल। मैनेजमेंट के प्रपोजल को एवल्यूट करो कि मैनेजमेंट क्या बता रही है, प्रॉफिट निकालो, सीएम निकालो कि कितना। देखो, पहले कंपनी चल रही थी, और वो कंपनी चल रही थी और वो यूनिट्स प्रोड्यूस कर रही थी 1,32,500। अब कंपनी ने कहा कि अपने सेल प्राइस को क्या कर दो, 15% से कम कर दो। अगर वो कह रहे हैं कि सेल प्राइस हमारी रिड्यूस हो जाती, वेरिएबल कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होती, फिक्स कॉस्ट हमारी 75,000 से इंक्रीज हो जाएगी। अब आपने इस, और इससे ये होगा कि हमारी सेल प्राइस जो है वो, सॉरी सेल्स वॉल्यूम जो है वो क्या हो जाएगा, डबल हो जाएगा। अब हमने इस प्रपोजल को एवोल्यूट करना है, देखना है कि क्या है, कि कंपनी ने जो ये बताया है वो क्या है। ठीक है। अच्छा, अब जरा देखें इधर। अब अगर हम अपने इस प्रपोजल की बात करते हैं, अगर हम इस प्रपोजल की बात करते हैं, तो ये प्रपोजल क्या बता रहा है। अगर हम इस प्रपोजल की बात करते हैं, ये प्रपोजल ये बता रहा है कि भैया आपको अपनी सेलिंग प्राइस जो है वो रिड्यूस करना होगी 15%। क्वेश्चन में बताया इन्होंने 15% से अगर हम अपनी सेलिंग प्राइस को रिड्यूस करते हैं, तो हमारी सेलिंग प्राइस वैसे क्या हो जाए, 15% से रिड्यूस करते हैं, मतलब कि जो अमी हमारी 40 जो है वो पर यूनिट चल रही है, अगर 15% से इसको रिड्यूस करते हैं, मतलब ये कितनी हो जाएगी, 15% से रिड्यूस करने का मतलब ये है कि ये कितना रह जाएगी, 85%, है ना। 85% मीन्स के 0.85। तो हमारी जो सेलिंग, या तो आप एक काम करो, इस 40 का 15% निकालो और वो माइनस कर दो, परसेंटेज निकाल के माइनस कर दो, या परसेंटेज माइनस करके मल्टीप्लाई कर दो, बात एक ही है। तो मैंने क्या किया, मैंने 15% परसेंटेज में से ही माइनस कर दिया, यानी कि 100 हमारी टोटल ओवरऑल सेलिंग प्राइस की परसेंटेज होती है। अब हमने इसको 15% से रिड्यूस किया है, तो यानी कि हमारी जो सेलिंग प्राइस की परसेंटेज हो गई, वो कितनी हो गई, 0.85%, यानी कि 85% हो गई। वो मैंने अप्लाई करवा दी, तो हमारी जो सेलिंग प्राइस हो जाएगी नाउ, विच इज 34 पर यूनिट। अब हमारी जो सेलिंग प्राइस है वो कितनी है पर यूनिट, 34 है। वेरिएबल कॉस्ट हमारी क्या रहती है, सेम रहती है। ठीक है, सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस हमारी 34 है, और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट है वो कितनी रह जाती है, वो सेम रह जाती है, यानी कि जो हमने पहले निकाल रखी है वेरिएबल कॉस्ट विच इज 24, तो हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 24 है। अब अगर इसको माइनस करता हूँ मैं, सेल प्राइस में से अगर वेरिएबल कॉस्ट को माइनस करता हूँ, तो मेरा कंट्रीब्यूशन मार्जिन आ जाता है। ऐसा ही है, हमने कल पढ़ा था। तो हमारा कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आ जाएगा कितना, 10 रुपीज। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे अपना प्रॉफिट एनालाइज करना। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो मेरा कितना है, 10 है। दोबारा से देखें, सीएम जो है वो मेरा कितना है, 10।
पर यूनिट। इसको अगर मैं मल्टीप्लाई करवा देता हूँ, अब मेरा सेल्स वॉल्यूम कितना हो चुका है, मेरा सेल्स वॉल्यूम डबल हो चुका है। जैसे कि पहले कितना था, 1,32,500 मेरा सेल्स वॉल्यूम था, तो अब वो मेरा कितना हो चुका है, डबल हो चुका है। अगर 1,32,500 को मल्टीप्लाई बाय हम 2 कर देते हैं, तो ये हमारे पास सेल्स वॉल्यूम आ जाएगा 2,65,000। तो हमारा जो कंट्रीब्यूशन मार्जिन होगा वो होगा 26,50,000 टू 2.6 मिलियन। और अगर इस सीएम में से हम लेस करवाते हैं फिक्स कॉस्ट, कंट्रीब्यूशन मार्जिन में से फिक्स कॉस्ट क्या होती है, माइनस। अब आपकी जो फिक्स कॉस्ट है, जो पहले जो आपकी फिक्स कॉस्ट थी वो थी 8,48,000। ये बच्चों आपकी क्या थी, फिक्स कॉस्ट थी 8,48,000। अब जो आपकी फिक्स कॉस्ट है वो 75,000 से इंक्रीज हुई है, क्वेश्चन में बता रहे हैं। अब आपकी जो सेल प्राइस है, वो फिक्स कॉस्ट है वो 75,000 से इंक्रीज हुई है, मतलब अब आपकी जो न्यू फिक्स कॉस्ट होगी वो 8,48,000 पहले थी, ऑलरेडी थी। 75,000 से हमारी क्या हो गई है, सेल प्राइस इंक्रीज हो गई है। तो अब जो हमारी, सॉरी सेल प्राइस बार बार कह रहा हूँ, फिक्स कॉस्ट हमारी इंक्रीज हो गई है। तो अब हमारी जो न्यू फिक्स कॉस्ट होगी विच इज 9,23,000। तो अब जो हमें जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, अब जो हमें प्रॉफिट होगा वो होगा 17,27,000। ये हमारा क्या होगा, प्रॉफिट। तो ये मैनेजमेंट का प्रपोजल था कि अगर हम अपनी सेल प्राइस को 15% से रिड्यूस कर देते, वेरिएबल कॉस्ट हमारी चेंज नहीं होती, तो बताओ कि क्या इंप्रूवमेंट आएगी, क्या होगा। तो हमने उसके प्रपोजल को एवल्यूट करके बता दिया कि भाई अगर आप अपनी सेल प्राइस को 15% रिड्यूस करते हो और इसकी वजह से आपका सेल्स वॉल्यूम डबल हो जाएगा, तो आपको जो प्रॉफिट होगा वो कितना होगा, 17,27,000। ये इसका, इस क्वेश्चन का हमारा क्या था, ए पार्ट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा, इतना मुश्किल नहीं था, आसान था। आगे चलेंगे तो आगे चल के और मजेदार मजेदार से क्वेश्चंस आएंगे, जिसमें देखो अगर जिस बच्चे ने ये वाली सीरीज देख ली, जो मैं आप लोगों के लिए प्रिपेयर कर रहा हूँ, ये वाली सीरीज देख ली, आप यकीन करो यकीन करो यकीन करो, ये आपका सीवीपी एनालिसिस ऐसा पक्का हो जाएगा ना कि भैया एग्जामिनर आपको कहीं से भी सवाल उठा के दे दे, आप छट करके उसको सॉल्व कर लो। 3-4 लेक्चर्स होंगे, बड़े बड़े लेक्चर्स होंगे, ठीक है, घंटे घंटे के लेक्चर्स होंगे, लेकिन उसमें मैं सारा निचोड़ जो है ना, सारा निचोड़ वो मैं आप लोगों के सामने बयान करके रख दूंगा कि भाई ये क्वेश्चंस होते हैं, फिर आप कोई सा भी क्वेश्चन उठा लो आपको आसान लगे। अच्छा, फिर उसके बाद जो इसका बी पार्ट है, इस बी पार्ट में आपको क्या कह रहे हैं, बी पार्ट में कह रहे हैं कैलकुलेट द सेलिंग प्राइस। अब आपको वो कह रहे हैं कि आप सेल प्राइस जो है वो फाइंड आउट करो, सेलिंग प्राइस आपको फाइंड आउट, इसको छोड़ दो। अब ऊपर जो सेलिंग प्राइस दिया उसको छोड़ दो, अब ये मैंने इसी क्वेश्चन में से नेक्स्ट क्वेश्चन निकाला, ठीक है। अब छोड़ दो कि ऊपर सेलिंग प्राइस क्या, अब एक समझो कि नया क्वेश्चन, कुछ डेटा हम ऊपर से लेंगे, बाकी सारी चीजें आप समझ लो कि क्या हो गई, नहीं। सेलिंग प्राइस सपोज कर लो कि हमें नहीं पता, मैं इसको छुपा देता हूँ कि अब हमें सेलिंग प्राइस नहीं पता। अच्छा, वो कह रहे हैं कि फाइंड द सेलिंग प्राइस, आपको सेलिंग प्राइस जो है वो फाइंड आउट करनी है। कैलकुलेट नीडेड टू अचीव अ प्रॉफिट ऑफ ₹2 मिलियन। अगर आपका प्रॉफिट 2 मिलियन हो जाता है, अगर आपका प्रॉफिट 2 मिलियन हो जाता है, तो बताओ कि सेलिंग प्राइस क्या होगी। इफ द क्वांटिटी शुड लास्ट क्वार्टर, जो आपने लास्ट क्वार्टर में क्वांटिटी जो है वो सेल की है, सोल्ड लास्ट क्वार्टर, कैन नॉट बी इंक्रीज्ड, वो क्वांटिटी वैसी की वैसी रहे, यानी कि जो हमने 1,32,000 यूनिट्स निकाले थे, वो यूनिट्स वैसे के वैसे ही रहे, उनमें कोई चेंज ना आए। मटेरियल प्राइस इंक्रीज बाय 12%, आपका जो वेरिएबल कॉस्ट है मटेरियल की वो 12% से बढ़ जाए। वेज रेट इंक्रीज बाय 15%, जो आपका
वेज रेट है जो आपकी, ये भी वेरिएबल कॉस्ट है, ये 15% से बढ़ जाए, और वेरिएबल ओवरहेड आर हायर बाय 10%, और वेरिएबल ओवरहेड आपका 10% से बढ़ जाए, और जो आपकी फिक्स्ड ओवरहेड है वो भी 75,000 से क्या हो जाए, इंक्रीज हो। देखो क्वेश्चन में आपको क्या बता रहा हूं, बी पार्ट अब मैं सॉल्व करने जा रहा हूं। कह रहा है कि आपका सेल्स वॉल्यूम वही रहे, यानी कि सेल्स वॉल्यूम जो है जो हमारा पहले था वो था 1,32,500, ये हम लोग ऑलरेडी निकाल चुके, समझो कि ये दिया हुआ था। सेल्स वॉल्यूम यही रहे, जो आपकी वेरिएबल कॉस्ट है ना, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास मटेरियल था, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास वेजेस थी, वेरिएबल कॉस्ट में हमारे पास वेरिएबल ओवरहेड, ये तीन आपके पास वेरिएबल कॉस्ट थी। अब वो कह रहे हैं कि वेरिएबल कॉस्ट जो पहले जो थी वो पर यूनिट हमने निकाल रखी ऑलरेडी, निकालने की दोबारा बार बार जरूरत नहीं है, ठीक है, ये हमने ऑलरेडी निकाल रखी है। पहले हमारे पास कितनी थी, ये हमारे पास थी 15, और ये हमारे पास कितनी थी 6, और ये हमारे पास कितनी थी 3 थी, ये हमारी पहले वेरिएबल कॉस्ट थी। ठीक है, अब वो कह रहा है कि आपका जो मटेरियल है वो इंक्रीज होगा 12% से, मटेरियल प्राइस, वेज रेट जो है वो 15% से, और वेरिएबल ओवरहेड जो है वो 10% से, ये इंक्रीज आएगा। बट मतलब कि मटेरियल आपका 12% से इंक्रीज होगा, मतलब यही 15 अब 12% से इंक्रीज होकर जो आपका मटेरियल बन जाएगा वो 112% बन जाएगा। ठीक है, पहले 100% है सपोज करो आपका मटेरियल, ठीक है, अब वो 12% से इंक्रीज हुआ, तो अब उसका परसेंटेज क्या हो जाएगा मटेरियल का, 112%। ठीक है, लॉजिकल कॉमन सेंस वाली बात है ये। तो अब आपका जो मटेरियल है, अगर न्यू मटेरियल प्राइस हम देखें, या तो आप इसी का 12% निकालो और इसी में ऐड करो, वो एक इंतहाई थका हुआ मैटर। ठीक है, अब थोड़े आप लेवल आप लोगों का अप हो गया तो आप डायरेक्ट करना सीखो कि अब आपका जो मटेरियल है, जैसे हमने वहां पर 85% कर दिया था से, हमारी जो कॉस्ट सेल प्राइस थी वो 15% से डिक्रीज हुई थी, मैंने 100 में से माइनस कर दिया। अब ये इंक्रीज हो रहा है ना, तो मैं 100 में प्लस कर रहा हूँ, सिंपल। तो अब जो है मटेरियल प्राइस आपका 112% हो जाएगा, मतलब कि 1.12, अब ये 1.12 112 क्या हुआ, डिवाइड बाय 100 करके डायरेक्टली लिखो। ऐसे ही ये आपका बेज तो जो था वो आपका 6 था, अब ये कितना 15% इंक्रीज हो रहा है, तो मतलब ये कितना हो जाएगा 1.15, और ये 3% से थ्री जो 3 था ये कितने परसेंट से इंक्रीज हुआ, 10% से, मतलब कि 1.10। तो जो अब हमारा न्यू वेरिएबल कॉस्ट आएगी वो कितनी होगी, न्यू वेरिएबल कॉस्ट हमारी कितनी हो जाएगी। एक तो यही था कि 15%, 12%, 15%, 10% निकालो और इन्हीं में ऐड कर दो, या फिर डायरेक्टली निकाल लो, तो ये जो है थोड़ा अच्छा मेथड है। तो इस तरीके से करना सीखो, खुद को बदलने की कोशिश करो, 6.9 हो जाएगा, और ये जो है वो हमारे पास 3.3 हो जाएगी। तो जो अब हमारे पास टोटल वेरिएबल कॉस्ट हो जाएगी वो कितनी हो जाएगी, 27 पर यूनिट। ठीक है, तो अब जो हमारी पर यूनिट वेरिएबल हो जाएगी, टोटल वेरिएबल हो जाएगी, वो कितनी हो जाएगी, 27 पर यूनिट हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक तो हमें बात समझ में आ गई कि वेरिएबल हमारी कितनी हो जाएगी, 27। अब एक चीज मैं आप लोगों को समझा रहा हूँ, ये सारी चीजें बेटा क्वेश्चन को देख कर आई हैं, ये कोई कोई मेथड नहीं है, कॉस्ट अकाउंटिंग के अंदर कोई मेथड ही नहीं होता। जैसे आप फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर तो आपके पास आईएएस है ना, इंटरनेशनल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, उनको फॉलो करना है, ये वहाँ लिखना है, एसेट ऐसे करेंगे आप, फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऐसे बनाएंगे, टैक्स को आपने ऐसे माइनस करना है, डेप्रिसिएशन ऐसे निकालना है, वहां पे हमारे पास रूल्स हैं। ठीक है, यहाँ पे कोई रूल नहीं है, जो जैसे समझ में आए वैसे कर लो। अच्छा, अब उसने हमसे पूछा सेलिंग प्राइस के बारे में। सेलिंग प्राइस में हमेशा याद रखिएगा तीन चीजें आपकी शामिल होती है। सेलिंग प्राइस में
आपकी तीन चीजें शामिल, क्या निकालते हो भाई सेलिंग प्राइस से? आप तीन चीजें निकाल, अपनी वेरिएबल कॉस्ट, अपनी फिक्स कॉस्ट, अपना प्रॉफिट। ये तीन चीजें आपकी सेलिंग प्राइस में शामिल होती है। सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी इन तीन चीजों से मिलकर बनती है। सेलिंग प्राइस जो है वो हमारी इन तीन चीजों से मिलकर बनती है। वेरिएबल कॉस्ट, फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट। यही चीज, ये जो है वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट माइनस करते हो तो प्रॉफिट आता है ना। तो सेलिंग प्राइस जो है वो आपकी, आप कोई भी चीज अब सेल करते हो तो आप यही सोचते हो ना कि भैया इसके अंदर से मेरी वेरिएबल कॉस्ट भी निकल जाए, इसमें से मेरी फिक्स कॉस्ट भी निकल जाए और कुछ मेरी जेब में भी आ जाए, मतलब कि प्रॉफिट। तो सेलिंग प्राइस इन तीनों चीजों को सोचकर बनाई जाती है। मतलब अगर आप इन तीनों चीजों को प्लस कर लोगे तो आपकी क्या होगी, वो सेलिंग प्राइस होगी। मतलब एक इक्वेशन बन गई, सेलिंग प्राइस इक्वल्स टू वेरिएबल कॉस्ट प्लस फिक्स कॉस्ट प्लस प्रॉफिट। ऐसा ही है, ठीक है, कोई रॉकेट साइंस तो नहीं है ना इसमें, सिंपल सा कंसेप्ट है कि सेलिंग प्राइस हमारी इन तीनों की चीजों को मिलाकर बनती है। अच्छा, अब जो हमारी सेलिंग प्राइस है, उसने सेलिंग प्राइस मान पूछा आपसे, यानी कि कितने का बेचो, तो पर यूनिट की बात होती है। वेरिएबल कॉस्ट तो हमें पता लग गई, हमने दिमाग लगाया कि हमारी वेरिएबल कॉस्ट कितनी है, 27 है। अब भैया फिक्स कॉस्ट का तो एब्सोल्यूट फॉर्म में मौजूद है। फिक्स कॉस्ट जो है एब्सोल्यूट फॉर्म में है ना, 8,48,000 पहले थी, और इसकी वजह से 75,000 और क्या हो रहा है, इंक्रीज आ रहा है। तो अब आपकी जो वेरिएबल सॉरी फिक्स कॉस्ट हो चुकी है, वो हो चुकी है 9,23,000, और प्लस प्रॉफिट। अब प्रॉफिट कितना है? प्रॉफिट आपको वो कह रहा है कि आपने 2 मिलियन का जो है वो जनरेट करना है, ये क्वेश्चन में बता रहे हैं। अब सर हमें ये बात समझ में नहीं आ रही। देखो वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट में है, लेकिन फिक्स कॉस्ट एब्सोल्यूट फॉर्म में, प्रॉफिट एब्सोल्यूट फॉर्म में, इसको पर यूनिट में कन्वर्ट कर दो अगर, और तीनों को ऐड कर दो, वेरिएबल कॉस्ट तो पर यूनिट में ऑलरेडी है। अगर फिक्स कॉस्ट और प्रॉफिट को भी मैं पर यूनिट में कन्वर्ट कर दूं, और फिर मैं जब तीनों को ऐड कर लूंगा, तो बच्चों मेरे पास क्या आ जाएगी, मेरे पास मेरी सेलिंग प्राइस आ जाएगी। ठीक है, तो ये 27 प्लस 9,23,000 ये हमारी फिक्स कॉस्ट है, ये हमारा क्या है, प्रॉफिट है, ये हमारी क्या है, फिक्स कॉस्ट। अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, वेरिएबल कॉस्ट मैंने निकाली थी, कैसे निकाली थी, पर यूनिट पर निकाली थी ना हमने। सर जो हमारी कॉस्ट है एब्सोल्यूट फॉर्म में, जितने यूनिट सेल किए उससे डिवाइड कर दो, सिंपल। जो हमारी कॉस्ट है उसको जितने यूनिट सेल किए डिवाइड कर दो, पर यूनिट आ जाएगा। तो जो हमारी कॉस्ट है, जितने यूनिट सेल किए, कितने यूनिट्स, 1,32,500। डबल वोवल वाले सीन को, केस को मिक्स मत करना, वो एक अलग था, वो खत्म हो चुका है क्वेश्चन, अब ये नया केस है। तो 1,32,500 जितने यूनिट सेल किए, तो हमारे पास इन दोनों की पर यूनिट में आ जाएगी, इन दोनों की पर यूनिट में आएगी 49.0603। और अगर हम 27 और इनको प्लस कर लेते हैं, सॉरी मैंने डायरेक्ट ऐड करके ही लिख दिया, इनको अगर डिवाइड करेंगे तो हमारे पास आएगा 22.06, और इनको अगर हम प्लस कर लेते हैं तो आ जाएगा 49.0603 सेलिंग प्राइस। ये हमारी क्या हो जाएगी बच्चों, सेलिंग प्राइस। अगर आपने इसको प्रूव करना है तो प्रूव कर लो। प्रूव क्या करना है कि भाई अगर हमें 2 मिलियन का प्रॉफिट होता है, अगर यही सेलिंग प्राइस रखते हैं, कर लेते हैं प्रूफ, क्वेश्चन तो खत्म हो चुका है। लेकिन प्रूफ कर लेते हैं ना, थोड़े बहुत कीड़े निकालते हैं कि हमने जो किया है वो सही किया है भैया कि नहीं किया, वेरीफाई कर लेते हैं ना, मजा आएगा। देखो जब क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व करते हो ना, मजे ले लेके, अच्छा ऐसे अब ये आंसर सही है कि नहीं इसको देखते तो है। अगर आप इसको इस तरीके से लेके चलते हो ना, फिर बड़ी चीजें आपके सामने खुलकर आती हैं, और भी चीजें आप लोगों के सामने खुलती हैं। ठीक है,
तो क्वेश्चन को कोशिश क्या करो, एक तरीके से सॉल्व हो रहा है ना, कोशिश करो अगर इसको इस तरीके से सॉल्व करें हो जाएगा। हाँ हो जाएगा, इस तरीके से भी सॉल्व। अच्छा ये आंसर है, इसको वेरीफाई करके देखते हैं कि वाकई अगर मैं सेलिंग प्राइस को 49.0603 लिखूं तो क्या जो जो हमारा प्रॉफिट है जो कंपनी ने अचीव करना है 2 मिलियन का, वो वाकई अचीव होगा कि नहीं होगा, करके देख लेते। तो अब अगर हमारी सेलिंग प्राइस जो है सेल जो है वो हमारा सेल्स 49.0603, इसको मल्टीप्लाई करवा दे, कितने यूनिट सेल कर रहे हैं, 1,32,500। करते हैं, देखते हैं, ठीक है, मैं भी आप लोगों के सामने वेरीफाई कर रहा हूँ, कैलकुलेट करके देखता हूँ। तो ये हमारे पास आ रहा है कुछ आंसर इसका। 65 लाख 489 के करीब आ रहा है, 489, या इसको आप 0.75, ठीक है। अच्छा पॉइंट में वेरिएशन आ रहा है क्योंकि हमारी सेलिंग प्राइस पॉइंट में ना, तो आगे आंसर में थोड़ा बहुत वेरिएशन हो सकता है। अच्छा अब हमारी भैया वेरिएबल कॉस्ट क्या है। वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट थी वो हमने 27 निकाली थी, जो सबका जो इंक्रीज हुआ था, मल्टीप्लाई बाय 1,32,500। तो ये हो जाएगा 3,577,500, ये माइनस कर दो। अच्छा और इसके अलावा फिक्स कॉस्ट भी माइनस कर दो है। फिक्स कॉस्ट हमारी 75,000 से क्या हुई थी, इंक्रीज हुई थी ना, तो हमारी जो न्यू फिक्स कॉस्ट हो चुकी थी वो ये हो चुकी थी 9,32,000, 9,23,000, इसको भी माइनस कर दो। तो हमारा जो प्रॉफिट होगा, कल्लू के लेटर से चेक करते हैं कि हमारा प्रॉफिट कितना होगा। हाँ ये मेरे पास आंसर आ रहा है 19,99,989.75, ठीक है, 11 रुपए का फर्क आ रहा है। राउंड ऑफ कर लो, मिलियंस में बात हो रही है, 2 मिलियंस का प्रॉफिट था, तो राउंड ऑफ कर लोगे तो ये भी कितना हो जाएगा, 2 मिलियन का हो जाएगा। तो ये ऐसे क्वेश्चन हमारा क्या हो गया, वेरीफाई भी हो गया। तो इस तरीके से चेक करते रहो। अच्छा अब चलेंगे हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। और नेक्स्ट क्वेश्चन बच्चों बहुत ही मजेदार है। वो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, पूरी वीडियो देखनी, भले पोज करके देख लो, आधी अभी देख लो, आधी आप बाद में देख लेना, कल देख लेना, आधी परसों देख लेना, 3 पार्ट कर लो एक वीडियो के भाई। 20 मिनट अभी देखनी है, 20 मिनट हम शाम में देख लेंगे, 20 मिनट हम रात में देख लेंगे। हम जो है वो अपनी छोटी अम्मी को टाइम नहीं देंगे और रात में देख लेंगे, लेकिन सर की वीडियो जो है वो हमने पूरी की पूरी देखनी है। हमने कंसेप्ट जो है वो सीवीपी एनालिसिस का पूरा लेना है और लेके उठना है। मतलब कि ऐसा हो जाना है, ऐसा हो जाना है कि भाई अगर कोई पूछ लेना कि ये यार ये बताओ, तो आप यूं यूं कल्लू का लेटर निकालो और उसमें टक 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 करके आपको कॉपी की भी जरूरत नहीं पड़े, ठीक है। और ये सारे क्वेश्चंस जो है वो अपने हैंडआउट जो है वो मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन पे ड्राइव का लिंक दे दूंगा, वहां से देख लेना आप, ठीक है, उससे खुद से भी प्रैक्टिस करना कोशिश करना। तो अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट। अब वो नेक्स्ट क्वेश्चन ऐसा है कि वो नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन है, मजेदार क्वेश्चन है, बहुत ही कोई मजेदार खानदानी किस्म का क्वेश्चन। वो करोगे और ज्यादा कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे, बहुत ज्यादा अच्छे कंसेप्ट, ठीक है, आहिस्ता आहिस्ता आप लोगों का लेवल जो है वो बढ़ेगा इंशाल्लाह। अब चलते हैं हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जी तो बच्चों अब आ गए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो कि बहुत ही ज्यादा हटो बचो सवाल है यार, ये मतलब कि बेस्ट सवाल है।
इसके अंदर आप लोगों की ब्रेक इवन एनालिसिस के अंदर थोड़ा सा फाइनेंशियल टच भी होगा, ठीक है। अभी तक तो हम कॉस्ट को ही देख रहे थे, मैनेजमेंट को ही देख रहे थे, लेकिन अब यहाँ पर आकर थोड़ा सा फाइनेंशियल टच होगा इस क्वेश्चन में। और मतलब कि इसके अंदर परसेंटेजेस, प्रॉफिट बिफोर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, ये सारी चीजें, इंटरेस्ट कवर करना, मतलब कि बड़ी ही चीजें जो है वो आप लोग इस क्वेश्चन के अंदर सीखोगे। मतलब कि यार ये हमारे टीचर ने ये क्वेश्चन बनाया था और इसी क्वेश्चन को हमें समझाया था आईसीएमए के अंदर, एएमए में। तो हमारे सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो गए थे। तो बेटा इस क्वेश्चन को गौर से सुनना, बहुत ही ज्यादा अच्छा, बहुत ही मजेदार सवाल है, बहुत मजेदार सवाल है। बड़े थोड़ा थोड़ा करके देख लो यार, एक एक क्वेश्चन की वीडियो देख लिया करो। एक क्वेश्चन सॉल्व हो गया तो उसके बाद इसको जो है स्टॉप कर दिया करो, अपने काम शाम कर लिया करो, रिप्लाई शिप्लाई कर दिया करो, फिर उसके बाद आकर बाकी का दूसरा क्वेश्चन देख लिया करो। बहुत ही मेहनत करके हम ये जो है वो इस टॉपिक को आपके लिए जो है वो कवर कर रहे हैं। तो क्वेश्चन को मैं रीड करता हूँ, देखें क्वेश्चन में आपको क्या बता रहे हैं कि डोमिनोज बिगन द ऑपरेशन ऑफ अ पिज्जा पार्लर इन 2017। अच्छा, 2017 के अंदर डोमिनोज ने अपना ऑपरेशन जो है वो पिज्जा पार्लर का जो ओपन किया। अ बिल्डिंग वॉज रेंटेड फॉर दिस पर्पज एट रुपीज 3 मिलियन पर मंथ। अच्छा, बिल्डिंग जो है वो इनकी रेंट पे थी और 3 मिलियन जो था वो इनका पर मंथ रेंट था। तो 3 मिलियन पर मंथ था, तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई कर देते, इसको अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं 12 से 3 मिलियन को, तो 36 के करीब आएगा। हाँ, तो देखो अगर आप नीचे देखो, नीचे हमें रेंट एक्सपेंस दिया हुआ भी है 3600, ठीक है, जीरो ओमिट कर दिए। तो 3 लाख रुपए रेंट है, सॉरी 3 मिलियन कर रहा था। तो 3 लाख रुपए रेंट है पर मंथ है, और जो है वो तकरीबन 36 लाख के करीब जो है वो रेंट बनता है। नीचे इन्होंने आपको बता दिया। अच्छा, फिर उसके बाद कह रहे हैं 2 फुल टाइम वेटर वर हायर्ड एंड 6 कॉलेज स्टूडेंट्स वर हायर्ड टू वर्क 30 आवर्स पर वीक डिलीवरिंग पिज्जा। अच्छा, इन्होंने कुछ लोग भी हायर किए ताकि वो पिज्जा को जो है वो डिलीवर कर सकें। अ पब्लिक अकाउंटिंग सर्विस वाज एम्प्लॉयड एट रुपीज 40,000 पर मंथ। अच्छा, पब्लिक अकाउंटिंग सर्विस भी हमने जो है वो ली है, 40,000 पर मंथ हम उसको भी पे कर रहे हैं। The necessary pizza parlor equipment and delivery trucks were purchased with cash। अच्छा, कुछ हमने ट्रक्स वगैरह भी परचेज किए, इक्विपमेंट्स भी परचेज किए। ऊपर noticed that expenses for utilities and supplies were reasonably constant। ठीक है, वो कह रहे हैं कि ये एक्सपेंसेस जो है वो हमारे रीजनेबली कांस्टेंट है, यानी कि फिक्स कॉस्ट के अंदर आ जाएंगे, क्योंकि ये समझ रहे हैं कि इनके एक्सपेंसेस क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, फिर उसके बाद आगे कह रहे हैं कि ऊपर बिजनेस इंक्रीज बिटवीन 2017 एंड 2020 सिंस टू। अच्छा, इनका बिजनेस भी इंक्रीज हुआ है 2017 से और 2020 में। सिंस 2017 में क्या कह रहे हैं, द नेट इनकम फॉर ईच ईयर मोर देन डबल। अच्छा, उनकी अब नेट इनकम भी जो है वो क्या हो गई, डबल हो गई। बट वॉल्यूम हैज नॉट इंक्रीज एज रैपिडली, लेकिन उनके वॉल्यूम जो था, सेल्स वॉल्यूम था, वो इंक्रीज नहीं हुआ। अच्छा, अब प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट उन्होंने आपको बनाकर दी है। प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट में आपको क्या बता रहे हैं ये जरा देख लेते हैं। ये इनकी प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट है, जिसमें सेल्स रेवेन्यू आपको बताया जा रहा है कि भाई 40,000 जो है वो पिज्जा सेट जो है वो ये सेल करेंगे। और एक पिज्जा जो है 1,250 का होगा। आजकल तो नहीं मिल रहा भाई डोमिनो के अंदर इस प्राइस पे पिज्जा। और पर यूनिट जो है 1,250 है। और टोटल ओवरऑल जो इनकी सेल होगी वो 50 मिलियन की होगी। तो इसके बाद वेरिएबल कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ फूड सोल्ड 40,000 पिज्जा है, और वेरिएबल कॉस्ट जो पर यूनिट आपको बताया जा रहा है 750 है, 750 पर यूनिट है। और 30,000 जो है वो वेरिएबल कॉस्ट होगी। अच्छा, अभी कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी इन्होंने दे दिया है कि 500 जो है वो पर यूनिट इनका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। ऑब्वियस सी बात है, सब्ट्रैक्ट किया सेल प्राइस में से इन्होंने वेरिएबल कॉस्ट को जो है वो माइनस किया, तो कंट्रीब्यूशन मार्जिन भी आ गया, और जो कि कितना है 20,000। अच्छा, यहाँ पे इन्होंने परसेंटेज भी दे दी है वेरिएबल कॉस्ट की और कंट्रीब्यूशन मार्जिन की ऑफ सेल है। मतलब कि 60% ऑफ सेल आपकी वेरिएबल कॉस्ट है और 40% ऑफ सेल आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है। अच्छा, ये सारे के सारे इन्होंने फिर आगे आपको फिक्स्ड एक्सपेंसेस बताएं, जो जो इन्होंने फिक्स एक्सपेंस किए। ओवरऑल जो टोटल फिक्स कॉस्ट है वो इनकी ये है 12,500 टोटल फिक्स्ड एक्सपेंसेस। प्रॉफिट बिफोर इनकम टैक्स जो है वो
इनका 7,500 आया, ठीक है। और 20% जो है वो इन्होंने इनकम टैक्स जो है वो डिडक्ट किया है, जो कि 1,500 है। अच्छा, 30 जो है वो ओमिट करके मैं बात कर रहा हूँ। और प्रॉफिट आफ्टर टैक्स हो गया, जब हमने टैक्स डिडक्ट किया तो 6,000 हो गया। फिर उसके बाद इन्होंने इस प्रॉफिट को क्या किया, कुछ जो है वो इन्होंने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया, और कुछ जो है वो इन्होंने रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। ये ओवरऑल इनका एक पूरा क्वेश्चन था। इन्होंने प्रोजेक्टेड इनकम स्टेटमेंट आपको बना कर दी है। रिक्वायर्ड में, अच्छा, इसमें रिक्वायर्ड जो है ना वो बहुत सारी है, ठीक है। 13 तक ऑलमोस्ट जो है वो इसकी रिक्वायर्ड है। तो हम वन बाय वन जो है वो इनको डिस्कस करेंगे। लेक्चर थोड़ा सा बड़ा होगा, लेकिन इसमें बहुत सारे कंसेप्ट क्लियर होंगे। हर रिक्वायर्ड के अंदर आपको एक नई चीज सीखने को मिलेगी। फर्स्ट रिक्वायर्ड जो है वो कह रहे हैं द ब्रेक इवन पॉइंट इन द नंबर ऑफ पिज्जा डेट मस्ट बी सोल्ड। अब बताओ कि ब्रेक इवन कितना होगा, ठीक है। पॉइंट नंबर वन अगर हम सॉल्व करते हैं तो ब्रेक इवन तो बहुत आसान है, हम लोग पहले भी पढ़ के आ चुके हैं कि ब्रेक इवन क्या होता है। ब्रेक इवन होता है कि ब्रेक इवन इक्वल्स टू जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, ठीक है, और उस फिक्स कॉस्ट को आप कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट से डिवाइड कर देते हैं। जो भी आपका है उससे आप डिवाइड कर देते हो तो आपकी ब्रेक इवन आ जाता है। तो फिक्स कॉस्ट जो है वो हमारी जो क्वेश्चन में दी थी वो इन्होंने 125 एंड 00 देन 000, ठीक है। फिर उसके बाद 12.5 मिलियन आपकी फिक्स कॉस्ट है। कंट्रीब्यूशन मार्जिन जो है वो आपका 500 था, सीएम आपका 500 है। तो इसको जब हम डिवाइड करते हैं तो हमारे पास ब्रेक इवन आएगा, वो कितना आ जाएगा, 25,000 यूनिट्स, ठीक है, यूनिट्स में, क्योंकि सीएम पर यूनिट हमने डिवाइड किया था तो हमारे पास ब्रेक इवन भी किस में आ जाएगा, यूनिट्स में आ जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट आपको बताया जा रहा है, नेक्स्ट रिक्वायर्ड क्या है। नेक्स्ट रिक्वायर्ड वो आपसे कह रहे हैं कि कैलकुलेट मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी देखो, अब यहाँ पर हमें ये पता लग रहा है हमारे पास जो ब्रेक इवन आ रहा है वो 25,000 आ रहा है, मतलब कि 25,000 तक हम नो प्रॉफिट एंड नो लॉस में। अच्छा, 25,000 से जितना भी अबव जाएगा वो हमारा क्या होगा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी का भी कंसेप्ट हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं कि जो प्रॉफिट आपकी जेब में जाता है वो मार्जिन ऑफ सेफ्टी है बेसिकली सिर्फ। तो मतलब कि जो ब्रेक इवन से जो अबव जितनी भी सेल आपकी हो रही है वो सारी की सारी किस में आ जाती है, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के अंदर। अच्छा, अगर ब्रेक इवन आपको जो है इन रुपीज निकालना हो तो वो भी निकाल सकते हो। 25,000 यूनिट्स थे आपके ब्रेक इवन के, और एक यूनिट आप कितने का सेल कर रहे हो, एक यूनिट जो है वो आप सेल कर रहे हो 1250। तो ये आपके पास आ जाएगा 25,000 एंड मल्टीप्लाई बाय 1250। तो ब्रेक इवन जो सेल आएगी वो आएगी 31,250 एंड 000, ठीक है। अच्छा, इसका एक और निकालने का भी तरीका कार है ब्रेक इवन का। ब्रेक इवन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट डिवाइडेड बाय सीएम रेशियो। इससे भी आप निकाल सकते हो। जैसे कि अभी आपकी फिक्स कॉस्ट कितनी है, फिक्स कॉस्ट आपकी है, देखो, अगर आप सीएम पर यूनिट से डिवाइड करते हो, सीएम पर यूनिट से अगर आप डिवाइड करते हो तो नंबर ऑफ यूनिट्स आएंगे आपके पास। और अगर आप सीएम रेशियो से डिवाइड करते हो ना तो आपके पास टोटल सेल आ जाएगी। तो ब्रेक इवन इक्वल्स टू फिक्स कॉस्ट आपकी है 12.5 मिलियन डिवाइड बाय सीएम रेशियो। सीएम रेशियो आपको क्वेश्चन में गिवन था विच इज 40%। तो 40% मीन्स के 0.4, 40% परसेंटेज 100 से डिवाइड कर दो तो 0.4 है। तो अब इसको भी अगर आप डिवाइड करते हो तब भी आपके पास कितना आएगा, 31,250 एंड 000, ठीक है। तो कई तरीकों से आप लोगों को मैंने ब्रेक इवन निकालना सिखा दिया। ब्रेक इवन आपने जो है वो यहाँ पर यूनिट से भी निकालना सीख लिया, और साथ साथ आपने ब्रेक इवन जो है वो रेशियो से भी निकालना सीख लिया है। रेशियो से डिवाइड करते हो तो आपके पास टोटल ओवरऑल ब्रेक इवन सेल का अमाउंट आ जाता है,
और अगर आप पर यूनिट से डिवाइड करते हो तो आपके पास ब्रेक इवन यूनिट्स आ जाते हैं। अच्छा, फिर उसके बाद जो नेक्स्ट था वो ये था कि भैया के कैलकुलेट करो मार्जिन ऑफ सेफ्टी। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, अच्छा मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो है वो रुपीज में भी और परसेंटेज में भी आपसे पूछा जा रहा है कि बताओ कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी रुपीज में कितना है और परसेंटेज में कितना है। कर लेते। तो ये तो हमारे पास रिक्वायर्ड नंबर 1 थी जो हमने की है। अब हम चलते हैं अपनी रिक्वायर्ड नंबर 2 की तरफ। आगे चले जाते हैं सामने सामने ताकि और आसानी हो। अच्छा, अब मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपको यूनिट्स में निकालना है तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में बहुत आसान से निकल जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी इक्वल्स टू क्या होगा? मार्जिन ऑफ सेफ्टी ये होगा कि आपकी जो टारगेट सेल है या जो आपकी बजटेड सेल है उसमें से आप माइनस कर दो ब्रेक इवन की सेल को। ठीक है, जैसे बजटेड सेल अभी आप देख रहे हो कि 40,000 यूनिट्स है। क्वेश्चन में जो आपको बजटेड इनकम स्टेटमेंट दी है उसके अंदर जो आपका सेल्स रेवेन्यू है वो कितने यूनिट्स पर है? 40,000 यूनिट्स पर है ना। तो 40,000 यूनिट्स है और इसमें से अब अगर आप माइनस कर दो तो ब्रेक इवन को, ब्रेक इवन आपके पास जो आया है वो कितने यूनिट्स आया? 25,000 यूनिट्स आया। तो 25,000 से माइनस कर देते हो तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी आपके पास आ जाएगा इन यूनिट्स, वो आ जाएगा 15,000। ठीक है। अच्छा, अगर हम मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज की बात करें, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन परसेंटेज, तो आपने सिंपल क्या करना है कि जो आपके मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स हैं, मार्जिन ऑफ सेफ्टी के जो यूनिट्स हैं उनको आप डिवाइड करवा दो बजटेड सेल से और फिर देन मल्टीप्लाई कर दो 100 से। जैसे अभी 15,000 है और 15,000 को आप डिवाइड करवा दो, बजटेड सेल आपकी कितनी है? 40,000 है और उसको आप मल्टीप्लाई कर दो 100 से, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में भी आ जाएगा। अभी हमने पिछले क्वेश्चन में भी सीखा था। तो 37.5% मार्जिन ऑफ सेफ्टी आ गया। अच्छा, मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक और तरीके से भी निकाल सकते हो, अगर आप इनके अमाउंट को सेल्स में कन्वर्ट कर दो ना। यानी कि जो यूनिट्स है मार्जिन ऑफ सेफ्टी के, ये हमारे पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी के यूनिट्स थे। अगर मैं इसको मल्टीप्लाई करवा दूं कि हमारी सेलिंग प्राइस क्या है, हमारी सेलिंग प्राइस है 1250। तो जो हमारी बजटेड सेल है वो तो हमें क्वेश्चन में ऑलरेडी दी हुई थी, विच इज दिस। तो इससे भी हम डिवाइड कर दें, न्यूमिनेटर में मार्जिन ऑफ सेफ्टी लिखे, डिनोमिनेटर में हम बजटेड सेल लिखे, उसको मल्टीप्लाई कर दें, तब भी हमारे पास जो परसेंटेज आएगी वो कितनी आएगी? सेम आएगी। और इसके अलावा अगर हमें रुपीज में चाहिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी, तो सिंपल यही कि मार्जिन ऑफ सेफ्टी हमारे पास 15,000 यूनिट्स है, इसको अगर आप मल्टीप्लाई कर देते हो 1250 से, इन यूनिट्स आ जाएगा 18,750,000। ठीक है, तो ये आपके पास रुपीज में आ गया। यूनिट्स में निकालना है, देन सिर्फ सिंपल बजटेड सेल और ब्रेक इवन सेल के जो यूनिट्स हैं उनको अगर आप माइनस कर देते हो तो आपके पास इन यूनिट्स आ जाता है और उसी को आप सेल प्राइस से मल्टीप्लाई करवा देते हो, मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन रुपीज में आ जाता है। अगर मार्जिन ऑफ सेफ्टी की परसेंटेज चाहिए तो जो मार्जिन ऑफ सेफ्टी यूनिट्स में है उसको न्यूमिनेटर पे लिखें और डिनोमिनेटर में जो आपकी बजटेड सेल है उसको लिखें और मल्टीप्लाई बाय 100 कर दें, तब जाकर आपके पास मार्जिन ऑफ सेफ्टी परसेंटेज में आ जाएगा। अच्छा, अब थर्ड पे चलते हैं कि थर्ड हमें क्या बताया जा रहा है, क्या पूछा जा। अच्छा, अब देखो बेटा थर्ड के अंदर, अब यहां से समझो कि असल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट हुआ है। इससे पहले वाला क्वेश्चन तो बहुत आसान था, ठीक है। अब जो है वो आप लोगों का असल क्वेश्चन जो है वो स्टार्ट होने जा रहा है। देखो यहाँ पे कह रहे हैं द वॉल्यूम दैट मस्ट बी रीच्ड, वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है और कहाँ तक का वॉल्यूम आपसे पूछा जा रहा है? इन द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ डिजायर
बिफोर टैक्स इनकम ऑफ ₹7.5 मिलियन। वो कह रहे हैं कि अब आप, ये आपसे बेसिकली टारगेट सेल पूछी जा रही है। कह रहे हैं कि कितना वॉल्यूम हम सेल करें कि हमें जो प्रॉफिट हो, बिफोर टैक्स प्रॉफिट हो। अच्छा, प्रॉफिट भी क्या हो, बिफोर टैक्स पूछ रहे हैं, आफ्टर टैक्स नहीं पूछ रहे, कि टैक्स डिडक्शन के बाद का नहीं पूछ रहे। और वो कितना हो, 7.5 मिलियन का। अच्छा, प्रॉफिट हमें उन्होंने ऑलरेडी ऊपर दिया हुआ है, ठीक है। ये सारी चीजें 7.5 मिलियन की दी हुई है। 7.5 मिलियन का ही हमारे पास प्रॉफिट बिफोर टैक्स है। और कितने यूनिट्स हमने सेल किए हैं, हमें बजटेड इनकम स्टेटमेंट में उन्होंने बताया हुआ है कि आपने 40,000 यूनिट्स क्या किए हैं, सेल किए। अब यही 40,000 यूनिट्स मुझे निकालने हैं। आंसर सामने हमारे पास। इन क्वेश्चंस को बार बार इस तरीके से इस वजह से कर रहा हूं ताकि हमारे पास बहुत सारी चीजें जो है वो पक्की हो और आंसर सामने होगा। जब हम इसको सॉल्व कर रहे होंगे तो वही आंसर आएगा, तो फौरी के फौरी क्या हो जाएगा, रेक्टिफाई भी हो जाएगा। तो बेसिकली अब वो आपसे कह रहे हैं कि हमें 7.5 मिलियन का अभी समझ जाओ, ऊपर वाली कोई चीजें नहीं दी हुई, हमें प्रॉफिट नहीं दिया हमें। वो कह रहे हैं कि आपका जो प्रॉफिट है आपको चाहिए 7.5 मिलियन, ठीक है। और 7.5 मिलियन का जो आपका प्रॉफिट है, कितने वॉल्यूम अगर आप सेल करते हो तो आपको ये प्रॉफिट जो है वो अचीव होगा। इसके लिए बेटा आपको क्या करना होगा, बेसिकली ये आपसे पूछा क्या जा रहा है, ये आपसे टारगेट सेल पूछी जा रही है कि बताओ कि कितनी सेल करें हम। टारगेट सेल पूछी जा रही है। टारगेट सेल्स आपसे पूछी जा रही है। टारगेट सेल बेटा सिंपल, प्रॉफिट हो रहा है आपको 7.5 मिलियन का, यानी कि 75 लाख का आपको क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है। ब्रेक इवन तक तो आपको कोई प्रॉफिट नहीं है। ब्रेक इवन तक तो आपकी सिर्फ और सिर्फ क्या है, फिक्स कॉस्ट है, जो कितनी है, वो है 12,500 एंड 000, ठीक है। 12.5 मिलियन की आपकी ये कॉस्ट, ठीक है। और प्लस अब आपको क्या चाहिए, प्रॉफिट भी चाहिए, और प्रॉफिट कितना चाहिए, 7.5 मिलियन का, यानी कि 75 लाख का। तो ये मैंने क्या लिखा है, फिक्स कॉस्ट लिखी है, ये मैंने क्या लिखा है, टारगेट प्रॉफिट लिखा। और मैं इसको डिवाइड करवा दूंगा सीएम पर यूनिट से। सीएम पर यूनिट से सिंपल देखो, ब्रेक इवन निकाल रहे थे ना, ब्रेक इवन निकाल रहे थे तो फिक्स कॉस्ट को डिवाइड करवा रहे थे सीएम पर यूनिट से। अब आपको वो तो क्या आ रहा था बेटा आपके पास, वो आ रहा था ब्रेक इवन। अब हमें सिर्फ ब्रेक इवन नहीं निकालना, अब हमें प्रॉफिट भी चाहिए। तो हमने क्या किया, जो फिक्स कॉस्ट थी फॉर्मूला वही रहा, सिर्फ फिक्स कॉस्ट के अंदर हमने अपने प्रॉफिट को भी शामिल कर दिया, क्योंकि अब हमें प्रॉफिट भी चाहिए 7.5 मिलियन का। और फिर हमने उसको सीएम से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया। सिर्फ पहले हम ब्रेक इवन निकाल लेते, हमें कोई प्रॉफिट नहीं चाहिए था, तो हमने फिक्स कॉस्ट को सीएम से डिवाइड कर दिया था। लेकिन अब यहाँ पर हमें क्या चाहिए, हमें प्रॉफिट भी चाहिए साथ साथ। तो अब फिक्स कॉस्ट नहीं है, सिर्फ हमें अपनी फिक्स कॉस्ट निकालनी नहीं है, मतलब हमें फिक्स कॉस्ट कवर नहीं करनी है अपने सीएम से, बल्कि हमें फिक्स कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी अपना जो है वो कवर करना है अपने सीएम पर यूनिट से। तो वही किया, फिक्स कॉस्ट के अंदर हमने प्रॉफिट को ऐड कर लिया और फिर हम उसको सीएम पर यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। तो बेटा हमारे पास जो यूनिट्स आएंगे वो आएंगे 40,000 यूनिट्स, मतलब कि आपको 40,000 यूनिट्स जो है वो सेल करने होंगे, तब जाकर आपको जो प्रॉफिट होगा वो 7.5 मिलियन का होगा और बिफोर टैक्स होगा। देखो यही बात है कि हमने 40,000 यूनिट सेल किए, ऊपर आपको जो यूनिट्स बताए जा रहे थे वो 40,000 यूनिट्स बता रहे थे, और नीचे जो आपको प्रॉफिट हो रहा है वो कितना हो रहा है, 7.5 बिलियन का। तो ये बेटा हमारा थर्ड आ गया। अब आ जाओ फोर्थ पे, कि फोर्थ टारगेट सेल सिंपल सिंपल हमेशा याद रखना कि भाई फिक्स कॉस्ट प्लस जो आपका टारगेट प्रॉफिट है उसको प्लस करो और सीएम पर यूनिट से क्या कर दो, डिवाइड करो। और सीएम पर यूनिट जो था वो 500 था, सीएम पर यूनिट कितना था, 500, ठीक है। अच्छा, वीडियो अच्छी लग रही हो बेटा, चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कर लीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा अपने फ्रेंड्स के साथ। बहुत मेहनत लगती है, ये सीरीज बहुत मेहनत से बनाई जा रही है आप लोगों के लिए, बहुत ही ज्यादा टाइम कंज्यूमिंग जो है वो ये सीरीज है मेरी, जो मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूँ। अच्छा, अब उसके बाद आ जाओ फोर्थ पॉइंट पे। अब फोर्थ पॉइंट पे कह रहे हैं कि द वॉल्यूम दैट मस्ट बी रीच्ड
in the number of pizza sold in order to obtain a desired after tax income rupees 6 million। अच्छा, अब जो है वो आपको कह रहे हैं कि आपको जो प्रॉफिट चाहिए वो 6 मिलियन चाहिए, लेकिन ये आफ्टर टैक्स चाहिए, बिफोर टैक्स नहीं चाहिए। पहले हमने बिफोर टैक्स निकाला था, बिफोर टैक्स तो हमने सिंपल सिंपल निकाल दिया। आफ्टर टैक्स जब भी वो बात करेगा बेटा, तो आपने उस अमाउंट से पहले बिफोर टैक्स निकालना है, और फिर बिफोर टैक्स का ट्रीटमेंट अभी हमने सीखा है कि हमने डायरेक्टली फिक्स कॉस्ट में ऐड कर दिया और उसको हमने पर यूनिट से क्या कर दिया, डिवाइड कर। तो अब ये आपको आफ्टर टैक्स दे रहा है। अब सुनो जरा, समझना कि क्या है। जैसे कि आपको 7.5 मिलियन दे रहे थे शुरू में, 7.5 मिलियन दे रहे थे, ठीक है। और आपका जो टैक्स हुआ है वो 1.5 मिलियन का, ये आपने माइनस किया, तो आपके पास 6 मिलियन का जो है वो प्रॉफिट आ गया। ये आपका बिफोर टैक्स था और ये आपका आफ्टर टैक्स था। अब ये वाला आपको प्रॉफिट दे रहे हैं आफ्टर टैक्स। अच्छा, अब जरा समझने की कोशिश करना। ये जो टैक्स था ना, ये इन्होंने आपको क्वेश्चन में बताया हुआ था 20% है। तो ऑब्वियस सी बात है, जो बिफोर टैक्स होगा वो 100% होगा अमाउंट। हमेशा एज्यूम करते हैं कि जो मेजर अमाउंट है वो हमारा 100% होता है, और टैक्स कितना है, 20% है। तो ये जो आफ्टर टैक्स वाला अमाउंट है ये कितना है, 80%। ठीक है। कैसे किया, जब ये हम क्या कर रहे हैं, माइनस कर रहे हैं ना, तो इस यहाँ पे इसकी परसेंटेज को 100 में से माइनस कर दिया तो 80% आ गया। मतलब अब ये जो आपको 6 मिलियन का अमाउंट दिया जा रहा है, ये बेसिकली कितना है, 80% है। अब आप क्या करो, अगर आपको आफ्टर टैक्स का अमाउंट दे दिया जाए तो पहले आपने उससे बिफोर टैक्स निकालना है, और फिर ट्रीटमेंट आगे वही रहेगा जो हमने केस नंबर 3 के अंदर सीखा। अब बिफोर टैक्स निकालने के लिए मुझे क्या करना होगा, सिंपल, ये जो हमें 6 मिलियन का अमाउंट दिया है ना, ये कितना है, 80% है। तो इसको इसी की परसेंटेज से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। अगर ये चाहिए होता तो हम इसका 80% निकालते अपने बिफोर टैक्स का, तो हम अपने 6 मिलियन के अमाउंट पे पहुंच जाते हैं। अब हमारे पास 6 मिलियन का अमाउंट है, अब हमें बिफोर टैक्स चाहिए, अब हम रिवर्स चल रहे हैं। तो वैसे नॉर्मली परसेंटेज को मल्टीप्लाई किया जाता है, ठीक है, लेकिन अब रिवर्स चल रहे हैं तो परसेंटेज को क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। अब ये इस 6 मिलियन के अमाउंट को हम लोग क्या करेंगे, पहले डिवाइड कर देंगे इसको इसी की परसेंटेज से, यानी कि 0.8 से। तो हमारे पास आ जाएगा 7.5 मिलियन। ये 7.5 मिलियन आ गया, फिर बाकी का ट्रीटमेंट वही रहेगा जो जो हमने केस नंबर 3 में किया। यानी कि अगर आपको आफ्टर टैक्स का दे देना, तो टैक्स की अमाउंट आप 100% में से माइनस करो, पहले तो परसेंटेज देखो कि आफ्टर टैक्स की परसेंटेज क्या है। तो जो आफ्टर टैक्स की परसेंटेज होगी आपने उसको डिवाइड करवा देना उसी अमाउंट से, आपके पास बिफोर टैक्स का अमाउंट आ जाएगा। और फिर बिफोर टैक्स के अमाउंट को फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड करेंगे आप, और सीएम पर यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड कर देंगे। ठीक है। तो देखिए मैं अब क्या कर रहा हूँ, मैं भी सेम यही काम करूँ। पहले मैं ये जो 6 मिलियन का अमाउंट है, इसको मैंने 0.8 से डिवाइड किया, ठीक है। तो मेरे पास ये बिफोर टैक्स था, ये सॉरी आफ्टर टैक्स था। अब मेरे पास जो अमाउंट आया वो आफ्टर टैक्स आ गया, कितना आ गया, 7.5 मिलियन। ठीक है, अब ये आ गया, तो जब आफ्टर टैक्स आ गया 7.5 मिलियन, तो सिंपल क्या करूं, फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड कर दूं और सीएम पर यूनिट से क्या कर दूं, डिवाइड कर दूं। तो फिक्स कॉस्ट 1250 एंड 0 प्लस आफ्टर बिफोर टैक्स, ये आ गया। तो बिफोर टैक्स जाएगा हमेशा, फिक्स कॉस्ट के अंदर जो ऐड होगा वो सिर्फ बिफोर इनकम बिफोर टैक्स वाली ऐड होगी। आफ्टर टैक्स वाली आ रही है तो पहले आप उससे बिफोर टैक्स निकालोगे, फिर आप उसको लिखोगे। और इसको आप सीएम पर यूनिट से क्या कर देंगे, डिवाइड। वो कितना आपका 500, तो आपके पास जो है वो आ जाएगा, कितना आ जाएगा भैया, कितना आ जाएगा, 40,000 यूनिट, जो हमारे टारगेट प्रॉफिट। ये आंसर हमें पता है, लेकिन अब वेरीफाई हो रहा है, किस किस तरीके से वेरीफाई हो रहा है। देखो मैं आपको किस तरीके से घुमा, पहले मैंने आफ्टर बिफोर टैक्स निकालना सिखाया, अब मैंने आपको आफ्टर टैक्स से टारगेट सेल निकालना सीखा।
बिफोर टैक्स है तो सिंपल फिक्स कॉस्ट में ऐड करो, सीएम पर यूनिट से डिवाइड कर दो, आपके पास टारगेट सेल आ जाएगी। अगर आफ्टर टैक्स है तो आफ्टर टैक्स को पहले कन्वर्ट करो बिफोर टैक्स में। कन्वर्ट कैसे होगा, जो आफ्टर टैक्स की परसेंटेज है उसी से डिवाइड कर दो, बिफोर टैक्स आ जाएगा। फिर बिफोर टैक्स को आपने फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड करना है और सीएम पर यूनिट से क्या कर देना है, डिवाइड कर देना है। तो आपके पास टारगेट सेल के वॉल्यूम आ जाएगा, जो कि हमारे पास कितना है, 40,000। देखो टारगेट सेल अब निकालना सीख रहे हैं डिफरेंट डिफरेंट मेथड से। तो ये हमारे पास फोर्थ पॉइंट था। अब आ जाए जरा फिफ्थ पॉइंट की तरफ अपने। फिफ्थ पॉइंट क्या है, देखो क्वेश्चन कितना मजेदार, एक एक चीजें जो है वो काफी सारी चीजें आप लोगों को सीखने को मिली। फिफ्थ पॉइंट में कह रहे हैं कि द वॉल्यूम दैट मस्ट बी रीच्ड in the number of pizzas sold in order to transfer rupees 2.4 million to retain earning and reserve after paying dividend 3.6 million। वो कह रहे हैं कि अब आपको इतना वॉल्यूम जो है वो फाइंड आउट करना है कि आपके पास जो अमाउंट बचे, आप 2.4 मिलियन रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करो और 3.6 मिलियन जो है वो आप डिविडेंड में शामिल करो। अच्छा, अब ये जो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर की कहानी है या ये डिविडेंड में ट्रांसफर की कहानी है, ये आफ्टर टैक्स के बाद की है। मतलब जो इनकम आफ्टर टैक्स आती है उसमें से डिविडेंड निकलता है और उसमें से रिजर्व निकलता है। जैसे कि हमारे सामने ऊपर क्वेश्चन है, इनकम आफ्टर टैक्स हमारे पास आई, ये 6 मिलियन, ठीक है। इसमें से हमने 3.6 मिलियन का जो अमाउंट है वो हमने निकाला है, किसके लिए निकाला है, डिविडेंड के लिए। और 2.4 मिलियन का जो अमाउंट है वो हमने रिटेन अर्निंग या रिजर्व में ट्रांसफर, ठीक है। अल्टीमेटली जो आपको अमाउंट दिया जा रहा है वो आफ्टर टैक्स का अमाउंट दिया जा रहा है 6 मिलियन, यानी कि ये डिविडेंड को 3.6 मिलियन और 2.4 मिलियन जो रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर किए, दोनों को ऐड कर लें अगर आप, तो आपके पास जो है इनकम आफ्टर टैक्स आ जाएगी। तो बेसिकली ये जो इन्होंने आपको अमाउंट दिया, मतलब कि आफ्टर टैक्स की बात की सारी जितनी भी चीजें हैं, आपने पहले उसको बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करना है, फिर उसको फिक्स कॉस्ट में ऐड करना है, ठीक है। ये बात बताना चाह रहा हूँ। तो ये अमाउंट हमें बेसिकली 6 मिलियन ही दिया हुआ है। फिफ्थ पॉइंट जो है, उन्होंने हमें 6 मिलियन ही दिया हुआ है, लेकिन टुकड़ों में दे दिया कि भाई 3.6 मिलियन जो है वो आप डिविडेंड दोगे और रिटेन अर्निंग में 2.4 मिलियन जो है वो आप रिटेन अर्निंग में ट्रांसफर करोगे, ठीक है। तो अब ये आफ्टर टैक्स का अमाउंट है, ये दोनों को अगर ऐड करो तो कितना बनता है, 6 मिलियन बनता है। आफ्टर टैक्स के साथ हमने क्या हरकत की थी, हमने उसको उसी की परसेंटेज से क्या कर दिया था, डिवाइड, यानी कि 0.8 से डिवाइड करेंगे तो बिफोर टैक्स आ जाएगा अमाउंट 7.5 मिलियन, ठीक है। अब इसको हम सिंपल क्या करेंगे, फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देंगे। 12.5 मिलियन की हमारी फिक्स कॉस्ट थी, इसमें हम 75 को ऐड कर देंगे और फिर हम इसको डिवाइड करवा देंगे सीएम पर यूनिट के साथ, विच इज 500। तो हमारे पास आ जाएगा अमाउंट यूनिट्स 40,000 इन यूनिट्स। ये हमारा कौन सा केस आ गया था, फिफ्थ केस आ गया था। मतलब कि भाई आफ्टर टैक्स का जो भी अमाउंट हो उसको आपने क्या करना है, पहले बिफोर टैक्स में शिफ्ट करना है। और कैसे करना है, उसी की परसेंटेज से क्या कर देना है, डिवाइड। डिवाइड करने के बाद बिफोर टैक्स आएगा, उसको फिक्स कॉस्ट में ऐड कर लो और सीएम पर यूनिट से क्या कर दो, डिवाइड कर दो। यही कहानी मैं बार बार हर क्वेश्चन के अंदर बोलूँ। अब आ जाओ केस नंबर 6 पे। केस नंबर 6 में कह रहे हैं द वॉल्यूम डेट मस्ट बी रीच्ड इन द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड इन ऑर्डर टू कवर एडिशनल एक्सपेंस ऑफ फाइनेंशियल चार्जेस एंड इंटरेस्ट 3 लाख। वो कह रहे हैं कि अब आपको जो है ब्रेक इवन के साथ साथ इतना वॉल्यूम जनरेट करना है कि आप एडिशनल एक्सपेंस जो है अपना 3 लाख का वो कवर कर सको, आपको फाइनेंशियल चार्जेस जो है वो भी पे करना, ठीक है। ये ख्वाहिशात है, ये किसकी ख्वाहिशात है,
ये कंपनी के मालिक की ख्वाहिशात है। वो कभी कह रहा है कि हम मुझे इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझे आफ्टर टैक्स इतना प्रॉफिट चाहिए, मुझे अपने रिटेन अर्निंग में इतना ट्रांसफर करना है, रिजर्व में इतना ट्रांसफर करना है, डिविडेंड इतना देना है, तो मुझे इतना अमाउंट चाहिए, कितनी सेल करूं। अब वो कह रहा है कि भाई मुझे ब्रेक इवन के बाद जस्ट अपने फाइनेंशियल चार्जेस जो है वो निकालने हैं। ठीक है। अच्छा, अब ये जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं, ये फाइनेंशियल चार्जेस बिफोर टैक्स से पहले की चीजें। आफ्टर टैक्स जो है वो तो डिविडेंड और रिटेन अर्निंग है। फाइनेंशियल चार्जेस आपके बिफोर टैक्स से पहले की चीजें। ठीक है, तो अब इनको आप परसेंटेज से डिवाइड नहीं करोगे, क्योंकि ये बिफोर टैक्स से पहले की चीज है। बिफोर टैक्स का अमाउंट तो डायरेक्ट आप क्या कर रहे हो, फिक्स कॉस्ट में ऐड कर रहे हो, जो भी चाहिए फिक्स कॉस्ट में ऐड करो, सीएम पर यूनिट से डिवाइड करो, जादू हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर अब आपको 7.5 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए। बोला बट कटाओ भाई, मुझे प्रॉफिट चाहिए ही नहीं। मुझे तुम मुझे तुम मुझे तुम मुझे तुम सिर्फ और सिर्फ मेरे फाइनेंशियल चार्जेस कवर करके दे दो। और फाइनेंशियल चार्जेस मेरे 3 लाख में। ठीक है भाई, तुम्हें जितना चाहिए ब्रेक इवन में ऐड करो। तुम्हें 7.5 मिलियन का प्रॉफिट चाहिए था, तुमने उसको फिक्स कॉस्ट में ऐड किया, सीएम पर यूनिट से डिवाइड करा दिया। अब तुम्हें 3 लाख का क्या चाहिए, फाइनेंशियल चार्जेस चाहिए, फिक्स कॉस्ट में ऐड करो, सीएम पर यूनिट के साथ क्या करवा दो, डिवाइड करवा दो। तो ये हमारे पास क्या है, 6। फिक्स कॉस्ट हमारी 12.5 मिलियन थी। अब हमें क्या चाहिए, अब हमारी ख्वाहिश क्या है, अब हमारी ख्वाहिश है कि हमें 3 लाख रुपए फाइनेंशियल चार्जेस की बदले। ठीक है भाई, तुम्हें जो चाहिए उसको फिक्स कॉस्ट में ऐड करो और उसको सीएम पर यूनिट से क्या करा दो, डिवाइड करा दो। बस ये देख लेना, आफ्टर टैक्स का अमाउंट तो नहीं है। अगर तो आफ्टर टैक्स का अमाउंट है, अगर तो आफ्टर टैक्स का अमाउंट है, अगर तो मेरे बच्चों मेरे प्यारे बच्चों, अगर आफ्टर टैक्स का अमाउंट है, तो फिर आपने उसको परसेंटेज से डिवाइड करके फिर आपने उसको फिक्स कॉस्ट में ऐड करना है, जैसे मैंने ऊपर केसेस में सिखाया है। अच्छा, तो अब जो है ये आ जाएगा अराउंड 25,600 यूनिट्स। ठीक है, अब यूनिट्स चेंज हो जाएंगे। अब हमें वो वाला प्रॉफिट तो नहीं कवर करना ना, अब हमें सिर्फ और सिर्फ फाइनेंशियल चार्जेस जो है वो कवर। अच्छा, अब आ जाए हम अपने 7 पॉइंट की तरफ। देखो, अब 7 पॉइंट क्या है। 7 पॉइंट ये, द वॉल्यूम डेट मस्ट बी रीच्ड in a number of pizzas sold in order to cover additional expense on royalty sales commission ₹40 per unit। वो कह रहे हैं कि अब आपको जो है वो रॉयल्टी पे करना पड़ रही है, यानी कि कमीशन पे करना पड़ रहा है। कितना पे करना पड़ रहा है, पर यूनिट ₹40 पे करना पड़ रहा है। अच्छा, अगर पर यूनिट ₹40 पे करना पड़ रहा है, तो यहाँ पर मेरे दिमाग ने काम किया कि अगर यूनिट ना हो तो फिर ये भी नहीं होगा, और अगर यूनिट होंगे तो फिर ये भी होगा। मतलब कि अगर आप यूनिट सेल करोगे तो आपको सेल कमीशन पे करना पड़ेगा ₹40, और अगर यूनिट सेल नहीं करोगे तो आपको ₹40 नहीं पे करना। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये आपको क्या बताया जा रहा है, ये आपको वेरिएबल कॉस्ट बताई जा रही है। वेरिएबल कॉस्ट हमेशा याद रखना, यूनिट्स के साथ वेरी कर रही होती है, प्रोडक्शन के साथ वेरी कर रही होती है। कि अगर आपने प्रोडक्शन की, आपकी वेरिएबल कॉस्ट आई, अगर आपने प्रोडक्शन की, आपकी शामत आई। ठीक है, फिक्स कॉस्ट आपकी प्रोडक्शन से नहीं कर रही होती। अगर आप प्रोडक्शन करो या ना करो, आप साइड पे बैठो, आप घर में बैठो, आप कहीं भी बैठो, फिक्स कॉस्ट आपको पे करनी है। ठीक है, यहाँ पर बात हो रही है सेल्स कमीशन की। सेल्स कमीशन आपका वेरिएबल एक्सपेंस होता है। तो यानी कि अब यहाँ पर आपकी वेरिएबल कॉस्ट क्या होगी, बढ़ गई। अब जब बच्चों आपकी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ती है ना, तो आपका जो सीएम होता है वो कम हो जाता है। देखो, होता ये है होता ये पहले हमारी जो सेलिंग प्राइस थी वो 1250 पर यूनिट थी, और जो हमारी वेरिएबल कॉस्ट थी वो उन्होंने क्वेश्चन में बताई हुई थी, कितनी बताई हुई थी, 75। 750। तो हमारा जो सीएम आ रहा था वो कितना आ रहा था, 500 आ रहा था, माइनस कर दिया। अब हमारी सेलिंग प्राइस में तो कोई तब्दीली नहीं आई, हमारी सेलिंग प्राइस वही है, लेकिन 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 हमारी वेरिएबल कॉस्ट के अंदर
₹40 बढ़ गए हैं, यानी कि वो 750 से कितनी हो गई, 790। अब ये 790 हम माइनस करेंगे तो हमारा सीएम कितना आ जाएगा, सीएम आ जाएगा, सीएम आ जाएगा, सीएम आ जाएगा, कितना आ जाएगा सीएम भैया, 460। यानी कि वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ती है, ये मैंने आपको करके दिखाया है, सीएम निकाल के दिखाया। आपने एग्जाम में ऐसे नहीं करना, डायरेक्ट डायरेक्ट करना है, कैसे करना है अभी बता। वेरिएबल कॉस्ट बढ़े, डायरेक्टली सीएम को क्या कर दो, कम कर दो। अभी भी हमें क्या चाहिए, ब्रेक इवन ही चाहिए। ये देखो 440 याद रखना, 460 याद रखना। 7 केस है। फिक्स कॉस्ट हमारी कितनी है, 12,50,000, वही सेम की सेम, सॉरी 12 लाख नहीं, 12.5 मिलियन। ये उतनी की उतनी है, कुछ और हमारी कोई ख्वाहिश नहीं है, बस हमने अपनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़ा दी, वेरिएबल कॉस्ट बढ़ाई तो सीएम क्या हो जाएगा, कम। सिंपल, जितनी वेरिएबल कॉस्ट बढ़े डायरेक्ट सीएम से क्या कर दो, माइनस कर। डायरेक्टली क्या कर दो, सीएम से माइनस, डायरेक्टली सीएम से क्या कर दो, माइनस। अब मैं डिनोमिनेटर वाली साइड में अब पहले जितनी भी हरकतें कर रहा होता वो न्यूमिनेटर पे कर रहा था, यानी ऐड कर रहा था फिक्स कॉस्ट में। अब वेरिएबल कॉस्ट बढ़ेगी तो सीएम क्या होगा, कम। तो डायरेक्टली मैंने सीएम को क्या कर दिया, कम कर दिया। तो 500 में से 40 माइनस करो तब भी कितना आएगा भैया, 460 आ जाएगा। तो अब जो बच्चों हमारा ब्रेक बनाएगा वो आएगा 2717 3.91 यूनिट्स। ठीक है, ये हमारा क्या था, केस नंबर 7, केस नंबर 7। ठीक है बच्चों, ये हमारा क्या था, केस नंबर 7। अब बढ़ेंगे हम लोग अपने केस नंबर 8 की तरफ। जी। तो बच्चों अब जो है वो हम लोग आ जाते हैं पॉइंट नंबर 8 पे। देखो अब हम बात हो रही है हमारी जो है पॉइंट नंबर 7 हम लोगों ने अभी अभी जो किया है, डिस्कस किया है पॉइंट नंबर 7 में। देखो पर यूनिट पे बात हो रही थी। पहले क्या हो रहा था, हम न्यूमिनेटर को बढ़ा रहे थे, जैसे कि यहाँ पर हमने जो है वो इनकम बिफोर टैक्स को ऐड कर दिया था। ठीक है, अमाउंट जो था अमाउंट में दिया जा रहा था। लेकिन अब जो है हमें पर यूनिट में दिया जा रहा था, जैसे कि वेरिएबल कॉस्ट जो है वो हमारी 40 रुपीज से इंक्रीज हुई, तो हमने इसको सी भी जो आपका कंट्रीब्यूशन मार्जिन है उसमें से क्या कर दिया, माइनस कर दिया। तो हमेशा याद रखिएगा, अगर कोई भी चीज आपको अमाउंट में दी जा रही है और उसको आपको कह रहे हैं कि आपको इसके साथ साथ ये भी चीज चाहिए, तो आप उसको फिक्स कॉस्ट में क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो। लेट सपोज अगर आपको प्रॉफिट चाहिए, आप फिक्स कॉस्ट में ऐड कर लेते हो। आपको इंटरेस्ट पे करना है, इतना अमाउंट चाहिए, आप उसको फिक्स कॉस्ट में क्या कर लेते हो, ऐड कर लेते हो। लेकिन अगर आपको कहें कि भैया हमें प्रॉफिट तो चाहिए लेकिन पर यूनिट प्रॉफिट इतना चाहिए, या पर यूनिट जो है वो हमें आफ्टर प्रॉफिट इतना चाहिए टैक्स, या बिफोर प्रॉफिट टैक्स हमें पर यूनिट इतना चाहिए, तो जब इस तरह की सिचुएशन हो तो हमेशा याद रखिएगा, जब पर यूनिट की बात हो रही होगी तो आप जो सीएम पर यूनिट आपको डिनोमिनेटर में दिया हुआ उससे आप माइनस करो, कि जो भी चीज आपको पर यूनिट में चाहिए उसको आपने, जैसे अगर आपको टोटल ओवरऑल अमाउंट दे रहा है कि भाई टारगेट प्रॉफिट मुझे इतना चाहिए, 1 मिलियन का चाहिए, 2 मिलियन का चाहिए, 3 मिलियन का चाहिए, वट एवर ही वॉन्ट, आपने उस टारगेट प्रॉफिट को अपनी फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड कर लेना है न्यूमिनेटर में। लेकिन अगर वो कहता है कि इफ वो आपसे रिक्वायर्ड में ये कहता है कि आपको जो टारगेट प्रॉफिट चाहिए वो पर यूनिट इतना चाहिए, मतलब कि अब वो आपसे अमाउंट नहीं कह रहा बल्कि आपसे वो पर यूनिट की रिक्वायरमेंट कह रहा है, तो नाउ यू हैव टू माइनस पर यूनिट प्रॉफिट फ्रॉम कंट्रीब्यूशन मार्जिन पर यूनिट। ठीक है, आपने उस प्रॉफिट को माइनस कर देना है अपने कंट्रीब्यूशन मार्जिन के प्रॉफिट से, पर यूनिट से। जैसे अभी वेरिएबल कॉस्ट अगर बढ़ रही है तब भी आप माइनस करोगे, प्रॉफिट का रेट दे रहा है। जैसे अगर केस नंबर 8 देखना, केस नंबर 8 में क्या है, the volume that must be reached in the number of pizzas sold in order to obtain a desired before tax income rupees 187.5 पर यूनिट। देखो अब आपको जो इनकम दी जा रही है वो पर यूनिट में दी जा रही है, तो ये बहुत आसान हो जाता है। अगर आपको टोटल अमाउंट दिया जा रहा होता तो आपने उसको फिक्स कॉस्ट में क्या करना है, ऐड करना, और नीचे सीएम से क्या करना है, डिवाइड करना है।
और सेम अगर आपको पर यूनिट में दिया जा रहा है तो आपको ऊपर फिक्स कॉस्ट में ऐड नहीं करना, क्योंकि आप ऊपर जो फिक्स कॉस्ट है वो वैसे ही एब्सोल्यूट में, तो आपने उसके अंदर जो ऐड करोगे वो भी एब्सोल्यूट अमाउंट ऐड करोगे ना। लेकिन यहाँ पर अब आपको एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं दिया जा रहा, बल्कि आपको जो है वो पर यूनिट में दिया जा रहा है। तो अब आप इसको क्या करोगे, पर यूनिट के साथ लेके जाओगे। डिनोमिनेटर में हमारे पास जो सीएम है वो पर यूनिट में, तो इसको आपने माइनस कर देना है पर यूनिट के साथ, क्योंकि देखो ए में से ए माइनस होता है, बी में से बी माइनस होता है, सी में से सी माइनस होता है, ऐसे ही एब्सोल्यूट अमाउंट में से एब्सोल्यूट अमाउंट माइनस होती है। एक्स माइनस एक्स होगा, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि भाई आपको ऊपर एब्सोल्यूट अमाउंट दी जा रही है और आप क्या करोगे, जो आपको पर यूनिट का अमाउंट दिया जा रहा है वो ऊपर आप एब्सोल्यूट अमाउंट के अंदर ऐड कर दो, जैसे कि हमने पहले किया। क्योंकि हमें पहले भी एब्सोल्यूट अमाउंट दी जाती थी तो उसमें हम ऐड कर दिया करते थे। लेकिन अब हमें एब्सोल्यूट अमाउंट नहीं दी जा रही है, हमें पर यूनिट में दिया जा रहा है। नाउ यू हैव टू माइनस दिस अमाउंट फ्रॉम सीएम पर यूनिट विच इज गिवन इन डिनोमिनेटर। ठीक है, तो अब जो है हम क्या करेंगे, 8 पॉइंट जो है वो हम कर रहे थे, 8 पॉइंट हम करते हैं, तो इसमें हमें फिक्स कॉस्ट तो वही सेम है, 1250 एंड 000। ठीक है, अब प्रॉफिट हमें पर यूनिट में दिया जा रहा है, तो अब आप क्या करो, इसी फिक्स कॉस्ट में से आप माइनस कर दो। सीएम पर यूनिट 500 था, ठीक है, अब पर यूनिट में से मैं पर यूनिट ही माइनस कर रहा हूँ, और वो कितना है 187.5। तो अब आपके पास जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे, वो कितने आ जाएंगे, 40,000 यूनिट्स। देखिए कंडीशन ऊपर सेटिस्फाई हो रही है, हमने कितने यूनिट सेल किए, 40,000 यूनिट्स जो है वो सेल किए, और नीचे भी हमारे पास जो आ रहा है वो 40,000 यूनिट्स आ रहा है। और कितने प्रॉफिट पे आ रहा है, कि अगर हम पर यूनिट प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, कितना प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, 187.5। अब इस 187.5 को, और ये जो आपको प्रॉफिट दे रहा था बिफोर टैक्स दे रहा था, ठीक है, इसलिए मैंने इसको डायरेक्ट लिख लिया। अगर आफ्टर टैक्स देता तो मैं इसको कन्वर्ट करता, जैसे मैं पहले अमाउंट को भी कन्वर्ट कर रहा था, आगे आएंगे इस तरह के सवाल। तो मैंने इस तरह के जानबूझ के लिखे हैं इस तरह से, ताकि आप लोगों के कंसेप्ट क्लियर हो कि अगर आफ्टर टैक्स आ जाए तो क्या करना है, बिफोर टैक्स आ जाए तो क्या करना है। परसेंटेजेस जैसे आगे आगे आने वाले केसेस में परसेंटेजेस आएंगी, तो उन परसेंटेजेस का क्या करना है। ठीक है, तो बिफोर टैक्स था, मैंने डायरेक्टली क्या कर दिया, माइनस कर दिया। अगर आफ्टर टैक्स होता तो इसको भी मैं कन्वर्ट करता पहले बिफोर टैक्स में, देन माइनस करता इसको मैं सीएम पर यूनिट के साथ। जैसे अगर आप 9 केस देखो, 9 केस में कह रहे हैं द वॉल्यूम डेट मस्ट बी रीच्ड इन द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड इन ऑर्डर टू ऑब्टेन अ डिजायर आफ्टर टैक्स इनकम ₹150 पर यूनिट। ठीक है, अब आपको 150 पर यूनिट अगेन दिया जा रहा है, लेकिन ये जो 150 पर यूनिट दिया जा रहा है ये आफ्टर टैक्स दिया जा रहा है, विच इज 80%, क्योंकि 20% तो हमारे पास टैक्स है। तो अब ये 80% का अमाउंट है, तो अब आपने इसको पहले क्या करना होगा, कन्वर्ट करना होगा। कैसे कन्वर्ट करोगे, 9, ठीक है, जो हमें हमारी जो 150 दे रहे हैं पर यूनिट, इसको डिवाइड करूंगा 0.8 से, तो हमारे पास 187.5 आ जाएगा। दिस इज बिफोर टैक्स। हमेशा जो भी आफ्टर टैक्स का अमाउंट दिया जाए उसको आपने कन्वर्ट करना है, उसी की परसेंटेज से आप क्या कर दोगे, डिवाइड करवा दो। ठीक है, उसी की परसेंटेज से आपने क्या करना है, डिवाइड करो। डिवाइड करवा दिया आपने, अब आपके पास जो है वो आंसर आ गया 187.5। दिस इज इनकम पर यूनिट बिफोर टैक्स। अब इसको आप डायरेक्टली पुट कर सकते हो, जैसे केस नंबर 8 में हमने पुट किया था, कि हमारे पास जो था वो कितना था, 12500 एंड 000 डिवाइडेड बाय 500 एंड माइनस 187.5 इक्वल्स टू वर्ड 40,000 यूनिट्स। अच्छा, फिर उसके बाद जो है 8 के बाद अब हम आते हैं 10 पॉइंट की तरफ। अपने 10 पॉइंट में देखते हैं कि हमें क्या बताया जा रहा है। 10 पॉइंट में हमें बताया जा रहा है द वॉल्यूम डेट मस्ट बी रीच्ड in the number of pizzas sold in order to cover additional expense on royalty sales commission 8% of sale। ठीक है, अब वो कह रहे हैं कि हमें जो है वो एडिशनल एक्सपेंस करना पड़ रहा है, और वो एडिशनल एक्सपेंस क्या करना पड़ रहा है, कि हमें जो है वो 8% जो है वो रॉयल्टी का या हमें सेल्स कमीशन का सेल्स पर देना पड़ रहा है। तो ये बेसिकली हमारी क्या वेरिएबल कॉस्ट है।
वेरिएबल कॉस्ट का फिनोमिना अभी हमने ऊपर ऑलरेडी डिस्कस किया था कि वेरिएबल कॉस्ट जब भी आएगी तो उसको हम क्या करेंगे, सीएम में से माइनस कर देंगे। केस नंबर 7 के अंदर जो है वो हम लोगों ने इसको डिस्कस किया था, लेकिन एट दैट टाइम द वेरिएबल कॉस्ट इज गिवन इन परसेंटेज। तो अब हमारे लिए एक मसला पैदा हो रहा है कि अब ये हमें परसेंटेज दी जा रही है, तो नाउ व्हाट शुड वी डू, अब हमें क्या करना चाहिए। तो अब बेटा क्या करोगे, देखो अगर परसेंटेज में दी जाए तो देखो परसेंटेज में लिखो, अगर पर यूनिट में दिया जाए पर यूनिट में लिखो, अगर एब्सोल्यूट अमाउंट में दिया जाए एब्सोल्यूट अमाउंट में लिखो। मैंने आपको सारे केसेस ऑलमोस्ट करवा दिए हैं, एब्सोल्यूट अमाउंट का ऊपर बता दिया था, फिर पर यूनिट में अगर दे रहा है तो क्या करना है वो भी मैंने बता दिया। अब ये आपको अगर परसेंटेज में दे रहा है तो फिर क्या करना है आपको, अब मैं वो बताने जा रहा हूँ बेटा, ध्यान से सुनिएगा सारे बच्चे। 10 में हमारे पास जो है फिक्स कॉस्ट विच इज 12500 एंड 000, ठीक है। अब नीचे आपको ये तो पता है कि वेरिएबल कॉस्ट है 8%, क्योंकि ये सेल्स कमीशन है, जितनी सेल्स करेंगे उतना हमें कमीशन पे करना पड़ेगा। दिस इज अवर वेरिएबल कॉस्ट। तो अब इस वेरिएबल कॉस्ट को 8% को हमने करना क्या है, 8% है इतना समझ में आ गया कि सर वेरिएबल कॉस्ट होगी तो हमने उसको सीएम से क्या करना, माइनस। अब मैं क्या सीएम 500 लिखूं और इसमें से माइनस कर दूं 8%, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। देखो ए में से ए ही माइनस होगा, बी में से बी ही माइनस होगा, सी में से सी माइनस होगा, ऐसा नहीं हो सकता कि आप पर यूनिट में से परसेंटेज को माइनस कर दो, ये गलत हो जाएगा। अगर ये कोई कर रहा है तो बहुत ही कोई गलत बंदा है जो कर रहा है माइनस, ठीक है। तो आपने क्या करना है, अगर परसेंटेज में दे रहा है तो आपने परसेंटेज सीएम की देखनी है कि परसेंटेज सीएम की कितनी है। जैसे हमारे पास जो सीएम की परसेंटेज थी विच इज गिवन इन अ क्वेश्चन ऑल्सो 40%, हमें क्वेश्चन के अंदर गिवन थी, वो कितनी थी, 40% थी। तो अब आप बच्चों क्या करोगे, परसेंटेज लिखोगे और परसेंटेज से क्या करोगे, माइनस, ठीक है। सीएम की परसेंटेज है 40%, 8% हमें कमीशन देना है, तो हम परसेंटेज में से क्या कर रहे हैं, माइनस। तो दोबारा सुन लो, अगर एब्सोल्यूट अमाउंट में दिया जाए तो आपको उसको फिक्स कॉस्ट के अंदर ऐड कर देना है, अगर पर यूनिट में दिया जाए तो आपने उसको सीएम पर यूनिट से माइनस करना है, और अगर आपको परसेंटेज में दिया जाए तो आपको सीएम की परसेंटेज से क्या करना है, माइनस करना, ठीक है। तो अब मैं अगर इसको माइनस करता हूं, न्यूमिनेटर तो हमारा वही रहेगा, कितना है न्यूमिनेटर, फिक्स कॉस्ट 12500 एंड 000। अब डिनोमिनेटर में 40% माइनस 8% मीन्स कि वो कितना हो जाएगा, 32%। 32% को हम 0.32 भी लिख सकते हैं, ठीक है। अब इसको हम डिवाइड करवा देते हैं, 12500 एंड 000 डिवाइडेड बाय 0.32। तो ये हमारे पास जो अमाउंट आएगा वो आएगा 390,625,625 एंड 00। अच्छा एक और बात बता दूं बेटा, अगर आप हमेशा याद रखना, अगर आप पर यूनिट से डिवाइड करवा रहे हो, जैसे यहाँ 500 और से डिवाइड करवाए थे, सीएम पर यूनिट था, तो हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो यूनिट्स में आ रहा था। अगर आप परसेंटेज में डिवाइड करवा रहे हो तो फिर आंसर आपका यूनिट्स में नहीं आएगा, फिर आंसर आपका डायरेक्टली अमाउंट के अंदर आ जाएगा कि भाई आपको इतना अमाउंट जो है वो सेल करना, ठीक है। तो कितना अमाउंट आपको सेल करना है, 390,625,00। अगर आपको इसमें चाहिए कि आपने जो है वो आपको यूनिट्स चाहिए, तो सेल्स वॉल्यूम जो है पर यूनिट जो है उससे आप डिवाइड करवा दो, आपके पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ जाएंगे। जैसे कि हमारे पास सेल्स वॉल्यूम का जो पर यूनिट था वो कितना था, वो था 1250। तो इसको अगर हम 1250 से डिवाइड करवाएंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, हमारे पास नंबर ऑफ यूनिट्स आ, ठीक है। तो बस ये एक चीज का एक और भी ख्याल रखना है कि अगर नीचे परसेंटेज से आप डिवाइड करवा रहे हो तो बेटा जो आपकी परसेंटेज होगी उसमें इसके बाद डिवाइड करवाने के बाद जो अमाउंट आएगा वो यूनिट्स का अमाउंट नहीं होगा, बल्कि वो किसका अमाउंट होगा, अमाउंट होगा टोटल सेल का, ठीक है। तो रेशियो से डिवाइड करते हो तो आपके पास सेल का अमाउंट आ जाता है, और अगर आप पर यूनिट से डिवाइड करते हो तो आपके पास जो है वो आंसर जो है वो नंबर ऑफ यूनिट्स में आता है। फिर उसके बाद जो नेक्स्ट है विच इज 11, the volume that must be reached in the number of pizzas sold in order to obtain a desired before tax income 15% of sale। before tax income है
लेकिन 15 परसेंटेज में दे रहे हैं अगेन, तो आपने भी इसको भी क्या करना है 11 को। देखो फिक्स कॉस्ट तो आपकी वही न्यूमिनेटर पे रहेगी 12500 एंड 000 डिवाइडेड बाय सीएम, क्योंकि अब वो आपको परसेंटेज में दे रहे हैं तो सीएम भी आप परसेंटेज में लिखोगे और माइनस कर दोगे इसमें से 15%। तो ये आपके पास 12500 एंड 000 डिवाइडेड बाय 40 में से अगर आप 15% माइनस करते हो तो 25% आएगा, मीन 0.25। और अगर आप इसको डिवाइड करवा देते हो 12500 एंड 000 डिवाइडेड बाय 0.25, तो ये आपके पास सेल आ गई 50 मिलियन की। ठीक है, तो ये अमाउंट में आ रहा है आंसर। ठीक है, तो ये परसेंटेज से डिवाइड कर रहे थे तो हमारे पास अमाउंट में आ गया, और ये जो परसेंटेज था ये बिफोर टैक्स परसेंटेज था, तो मैंने इसको डायरेक्टली लिख लिया। और अगर ये आफ्टर टैक्स परसेंटेज होता तो मैं इसको कन्वर्ट करता, किस में कन्वर्ट करता, पहले बिफोर टैक्स में कन्वर्ट करता, देन फिर मैं इसको क्या करवाता, माइनस करवाता। जैसे केस नंबर 12 में आ रहा है। केस नंबर 12 में आपको क्या कह रहे हैं, केस नंबर 12 में कह रहे हैं द वॉल्यूम दैट मस्ट बी रीच्ड in the number of pizzas sold in order to obtain a desired after tax income 12% of sale। अब ये आपको दे रहे हैं 12% ऑफ सेल, लेकिन आफ्टर टैक्स की बात हो रही है। ठीक है, 11 में क्या कह रहे हैं आपसे, 12 में क्या कह रहे हैं, आफ्टर टैक्स। तो आफ्टर टैक्स है कितना है, 12% ऑफ सेल है। तो पहले तो आप 12% को परसेंटेज को डिवाइड करा दो 0.8 से, क्योंकि आफ्टर टैक्स है 20% टैक्स है इसके अंदर, तो इसका जो ये परसेंटेज है ये 80% है। तो 12% को आप 0.8 से डिवाइड करवा दो, आपके पास आ जाएगा 15%। अब ये आपके पास 15% आ गया, बाकी अब उसको वैसे ही कैरी करोगे आप। फिक्स कॉस्ट आपकी 12500 एंड 000 डिवाइडेड बाय 40% माइनस 15% मीन्स के 12500 एंड 000 डिवाइडेड बाय 0.25%। ठीक है, और इसको अगर आप डिवाइड करते हो तो वही आंसर आपके पास आएगा 50 मिलियन। अच्छा, फिर उसके बाद 12 के बाद 13 पे आ रहा है, बस याद रखना, अभी मैं एंड में ना दोबारा से रिकॉल करूंगा सारे के सारे पॉइंट। ठीक है, 13 में आ रहा है द वॉल्यूम डेट मस्ट बी रीच्ड इन द नंबर ऑफ पिज्जा सोल्ड इन ऑर्डर टू कवर एडिशनल फाइनेंशियल चार्जेस इंटरेस्ट। अब आपको एडिशनल फाइनेंशियल चार्जेस भी कवर करने हैं विच इज 8% ऑफ सेल। एडिशनल लोन इज, नहीं 8% ऑफ लोन, और एडिशनल लोन इज 3 मिलियन। ठीक है, अब आपको लोन दे रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपका जो लोन है वो 3 मिलियन का है और आपको इस पे इंटरेस्ट पे करना है 8%। ठीक है, अब ये आपको चार्जेस जो फाइनेंशियल चार्जेस हैं इसको आपने कवर करना है। तो सिंपल, पहले तो आप क्या करोगे, 8% इस 3 मिलियन का निकाल लो। 13 पॉइंट है, आपने 3 मिलियन का, क्योंकि अब ये किसी ना किसी चीज की परसेंटेज दे रहा है तो आप परसेंटेज को डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो, आपको क्वेश्चन में गिवन है। तो 8% आप निकालोगे तो आपको पता लग जाएगा कि कितना अमाउंट जो है वो आपको कवर करना है फाइनेंशियल चार्जेस की मद में। 2,40,000 का अमाउंट जो है वो आपको कवर करना है। यही है, दोबारा से चेक कर लेता हूँ। 2,40,000, ठीक है। तो 2,40,000 ये आपके फाइनेंशियल चार्जेस हैं जिनको आपने क्या करना है, कवर करना है। अब आप क्या करेंगे भाई, अब आप ये करेंगे, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है, अब देखो एब्सोल्यूट अमाउंट है, अब परसेंटेज में नहीं रहा। तो अब आप क्या करोगे, जो आपकी फिक्स कॉस्ट है 12500 एंड 000 एंड डिवाइडेड, इसमें आप प्लस कर दोगे फाइनेंशियल चार्जेस विच इज 2,40,000, और फिर इसको आप डिवाइड कर दोगे सीएम पर यूनिट से विच इज 500 इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, चेक कर लेते हैं। 12500 एंड 000 माइनस 2,40,000 एंड डिवाइडेड बाय 500, तो अराउंड 24,500
520 का आपके पास जो है वो यूनिट्स आ रहा है। अब हम कुछ पॉइंट्स को कवर करते हैं जो हमने इस पॉइंट्स सीखे। वो क्या क्या पॉइंट्स थे? अमाउंट, अगर आपको एब्सोल्यूट में गिवन हो तो फिर आपने उसको क्या करना है, ऐड करना है फिक्स कॉस्ट में। अगर अमाउंट एब्सोल्यूट फॉर्म में ना हो, आपको पर यूनिट में गिवन हो, अच्छा यहाँ पर फिक्स कॉस्ट में ऐड करना है और सीएम पर यूनिट से डिवाइड करना है, जो आंसर आएगा आपके पास वो क्या आएगा, यूनिट्स में आएगा। एक तो ये पॉइंट था। सेकंड पॉइंट ये है कि अगर आपके पास अमाउंट जो है वो पर यूनिट में गिवन हो तो उसको आपने सीएम पर यूनिट से माइनस करना है, और जो आंसर आएगा वो भी किस में आएगा, यूनिट्स में आएगा। अगर अमाउंट ना हो, पर यूनिट भी ना हो, परसेंटेज में हो, then you have to find out CM percentage from a question। आपको लाजमी CM परसेंटेज फाइंड आउट करना होगा क्वेश्चन में से। देन आफ्टर दैट इस परसेंटेज को आप CM की परसेंटेज से माइनस कर दो। ठीक है, तो परसेंटेज में गिवन हो तो CM परसेंटेज में से क्या होगा, माइनस होगा, और जो आंसर आएगा वो आंसर अमाउंट में होगा, वो नॉट इन यूनिट्स होगा। ठीक है, वो यूनिट्स में नहीं होगा। फिर उसके बाद जो हमारे पास फोर्थ पॉइंट है वो क्या है, फोर्थ पॉइंट ये है कि अगर इनकम बिफोर टैक्स हो, जो भी चीज आपको बिफोर टैक्स गिवन है तो उसको डायरेक्टली आप कैलकुलेशन में लेके जाओगे। ठीक है, अगर तो अमाउंट में है तो फिक्स कॉस्ट में ऐड कर देना, पर यूनिट में है तो सीएम में से माइनस कर देना, परसेंटेज में है तब भी सीएम परसेंटेज में से क्या कर देना, माइनस कर देना। लेकिन अगर अमाउंट या जो भी चीज इनकम आफ्टर टैक्स हो, then you must convert that income into before tax। ठीक है, आपने उसको कन्वर्ट करना है बिफोर टैक्स में, फिर उसके बाद आप उसको अपनी कैलकुलेशन में लेके जाओगे। ठीक है, तो ये 5 पॉइंट्स हमने इस क्वेश्चन में सीखे और बहुत सारी चीजें उम्मीद करता हूं कि इस क्वेश्चन के अंदर आपको समझ में आएगी। एक और क्वेश्चन मैं परसेंटेज का लेकर आऊंगा अपनी नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अगर तो बेटा मेरी वीडियो, मेरी एफर्ट्स आप लोगों को, मेरे बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, अगर अच्छी लग रही हो तो काइंडली मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब भी कीजिएगा और शेयर भी कीजिएगा। और जो है वो आप लोगों का ये प्यार होता है, ये मोहब्बत होती है जो मुझे मिलती है, और ज़्यादा मैं इससे क्या होता हूँ, मोटिवेट हूँ। ठीक है, तो अगर मुझे इस तरह के कमेंट्स आना शुरू हो जाएंगे देन मुझे एक मोटिवेशन होगी, मैं और ज़्यादा लेक्चर्स जो है वो आप लोगों के लेकर आऊँगा, अच्छे अच्छे और मुश्किल मुश्किल सवालात जो हैं वो अकाउंटिंग के लेकर आऊँगा और उनको मैं सॉल्व करवाने की कोशिश करूँगा। तो लाजमी मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब कीजिएगा। अब जो नेक्स्ट वीडियो आएगी उसके अंदर भी बेटा हम लोग एक क्वेश्चन परसेंटेज का करेंगे और फिर उसके बाद हम और आगे बढ़ेंगे सीवीपी के अंदर, और भी कुछ इसके डिफिकल्ट क्वेश्चंस करेंगे। जैसा कि अब तक आप लोगों को नजर आ रहा होगा कि जो जो क्वेश्चंस हम लोगों ने किए हैं, मे बी ये क्वेश्चन जो है वो अभी बुक में से नहीं है, एक आधा क्वेश्चन जो था वो बुक में से था, मैथ्स एंड यूसरे में से आई थिंक था, तो या कॉलेज में से था। लेकिन इनसे आपके काफी हद तक कंसेप्ट जो है वो सीवीपी से रिलेटेड बिल्डअप हुए होंगे। मतलब पूरे यूट्यूब पे मैंने सर्च किया था, मुझे इस तरह की चीजें नहीं मिली थी, इनकम बिफोर टैक्स, आफ्टर टैक्स, पता नहीं कहाँ पर होगा, मे बी किसी टीचर ने अपलोड किया हो, लेकिन बहुत कम टीचर्स जो है वो ये सारी चीजें अपलोड करते हैं। तो बहुत अच्छा मटेरियल मैं आप लोगों के लिए लेकर आ रहा हूँ, तो मेरे चैनल को
सब्सक्राइब लाजमी करना, अपना ख्याल रखना, मुझे दुआ में याद रखना बच्चों। अल्लाह हाफिज।